नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका राहुल ऋषिदेव और आप देख रहे हैं बीकानेरी सितारे। और आज जो मैं जिस शख्सियत से मिलाने वाला हूं वो ऐसे फील्ड से बिलोंग करते हैं जो बहुत ही नौजवानों का सपना है और एक्टिंग के क्षेत्र से सर बिलोंग करते हैं। ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको मिलाता हूं आर्यन जोशी जी से। फिल्मी पर्दों पर आर्यन जोशी जी के नाम से प्रसिद्ध हैं और बीकानेर के जितने भी इनके साथी मित्र वो इनको अमित जोशी के नाम से जानते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको मिलाता हूं आर्यन जी से। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे पॉडकास्ट पर आपका। सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका एक्टिंग करियर की शुरुआत किस प्रकार से रही? सर एक्टिंग तो मैंने अपने पिताजी को देख के स्टार्ट किया था। पिताजी हमारे इसी लाइन से थे जी, बट पॉलिटिकल फैमिली है मेरी राजस्थान बीकानेर में। और पापा फिल्म लाइन में थे तो पापा को जहाँ जहाँ शूटिंग होती थी तो हमें वहाँ पे रहने के लिए खाने के लिए मिलता था। तो पापा के साथ रह रहे के हमने एक्टिंग सीखी और पापा भी एक कोरियोग्राफर थे जी। तो पापा को देखते थोड़ा डांस की तालीम मिली जी, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली है। बैकग्राउंड बहुत बड़ा है हमारा फैमिली का, बट हमारे पास क्या है वो हमें एकदम सही बोलना चाहिए कि हमारे पास ये है और जितना है उतना ही बोलो जी। जब नौकर चाकर नहीं है ना तो फिर क्यों बोलना है हमारी गली में, ठीक है हमारे मोहल्ले में या हमारे घर में नौकर चाकर है, सबसे महंगा घर है, सपने हो सकते हैं नहीं है ना तो मत बोलो, जो है वही है जी। बस पापा ही मेरे आदर्श है, मेरे गुरु है, मेरे भगवान है, सब कुछ है। उनको देख के मैं सीखता गया तो ये चीज थी। तो मतलब एक्टिंग के क्षेत्र में आप अपने पिताजी से इंस्पायर रहे हो हमेशा से। तो आपको कब ऐसा लगा कि मुझे यार सारी चीजें छोड़कर एक्टिंग के क्षेत्र में ही जाना चाहिए? सर मैंने तो एक बात देखी, पहले देख ली थी कि बाकी चीजों में मेरा इंटरेस्ट नहीं था जी। एक तो होता है मुझे क्रिकेट में जाना है, कैरम में जाना है, स्पोर्ट्स में जाना है, खेल कूद में जाना है, नथिंग। मेरा एक ही मोटिवेट था कि मुझे मेरे पापा से आगे नहीं जाना है जी, बट मुझे मेरे पापा से पीछे भी नहीं रहना है। मुझे मेरे पापा के साथ साथ चलना है। जो वो सिखाते हैं, जो वो समझाते हैं, उनकी बातों को समझना जरूरी था, क्योंकि वो ही एक ऐसा एक मार्गदर्शन था जो विदाउट पेमेंट था। आज मुंबई में नहीं, आज भारत में किसी भी कोने में अगर हम किसी भी क्लास में जाते हैं, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट जाते हैं, स्पोर्ट्स में जाते हैं, चाहे खेल कहीं भी जाओ, एक नॉर्मल क्लास लेते हैं तो उसकी भी फीस देनी पड़ती है। तो मेरे पास एक मेरे पिताजी थे जो टीचर थे, जहाँ मेरी फीस नहीं लगती थी पर मुझे सीखने की लगन थी, एक डेडिकेशन था, एक चाह थी। वो चाह मेरे पिताजी के अंदर थी। पिताजी को ये पता था कि बेटा तू कुछ कर लेगा, लेकिन संयम रखना, वेट करना, ये मत सोचना कि आज नहीं हुआ कल नहीं होगा परसों नहीं होगा, होगा, बस करते रहना। तो सर किस एज में आपको ऐसा लगा कि मुझे अब बीकानेर छोड़ के मुंबई के लिए प्रस्थान करना चाहिए? सर उसमें एज डिपेंड नहीं करती है कि मैं उस एज में क्या हूँ जी। डिपेंड ये करता है कि मैं अगर मुंबई जाना चाहता हूँ तो मेरे साथ कोई है या नहीं है। क्योंकि पापा तो जब जाते थे जब उनका काम होता था, वापस वो इधर, फिर जयपुर, फिर चित्तौड़गढ़, फिर कलकत्ता, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी मद्रास, कभी गुवाहाटी। तो मुझे ये चाहिए था कि या तो पापा मुंबई शिफ्ट हो या फिर पापा शिफ्ट नहीं हो सकते, क्योंकि पापा कहते हैं परिवार को पालना पोसना, मैं तेरे एक के लिए इन चार को थोड़ी भूखा रखूंगा, तो वो भी जिम्मेदारी थी। तो मैंने कहा यार क्या करें, मुंबई चलना है। और जहाँ तक मेरा आइडिया 92-94 के अंदर मोबाइल नहीं था। हाँ ठीक है, चिट्ठियाँ थी, पोस्टमैन थे, और उस टाइम 800-900 रुपये होना बहुत बड़ी बात है। तो मैंने लाइफ में पहली बार झूठ बोला। मैं मेरे ननियाल गया, मैंने कहा नानी जी कुछ कपड़े लेके आने, मेरे जन्मदिन है, तो मुझे कोई 250-300 रुपये, वैसे 200-150-200 का शर्ट लाना है, टी शर्ट लानी है, जूते लाने। मैंने तमाम कोशिशें की तो मेरे पास 850-900 रुपये हुए। और 92-93 के अंदर मुंबई बीकानेर से जो गाड़ी चलती थी उसका मेरे हिसाब से जो किराया था वो 134 रुपये या 168 रुपये कुछ ऐसा था, 134 या 128 ऐसा कुछ रुपये था। मैं चला गया, पर मुझे ये नहीं पता था कि मुझे जाके वहाँ मिलना किससे है। मतलब आप बिल्कुल अननोन थे मुंबई में फर्स्ट टाइम 92-93। और ऑडियो कैसेट थी उस टाइम। और मुझे सिर्फ एक ही गाने पे डांस आता था, वो था हसन शाकिर का डॉन सेकंड, जिसमें गाने के बोल थे हवा 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 उसको लुटा दे। 18 रुपए की कैसेट लेके एक छोटा सा मेरे पास बैग था जिसमें अंदर मैंने 2 टी शर्ट और कोई एक टॉवल था तो था, वो भी नहीं था, मुझे नहीं पता, 2 टी शर्ट और एक पैंट, एक हाफ पैंट ऐसे करके बीकानेर की तरह निकल गया था। बस मेरे पास एक प्लस पॉइंट ये था कि मुझे बात करने का शौक था। अच्छा।
मैं हिचकिचाता तो नहीं था कि मुझे बात करने में शर्म आएगी, वो आएगी, क्या होगा, इतना बड़ा शहर है। 92-93 के अंदर जब मैं मुंबई पहली बार पहुंचा तो मुझे ये आइडिया नहीं था कि मुझे जाना कहाँ है। पहली बात तो अच्छा, इतने बड़े शहर के अंदर में फर्स्ट टाइम कोई अगर इंसान जाता है उसे ये भी आइडिया नहीं है कि जाना कहाँ है। बिल्कुल। तो मैंने जैसे मुंबई ट्रेन से नीचे उतरा, नीचे उतरने के बाद में मैंने किसी से पूछा यहाँ बूगी वूगी कहाँ चलता है। डांस फॉर्म है एक। ये डांस फॉर्म था सोनी टीवी का बूगी वूगी। हाँ, मुझे डांस का ये पहले हम लोग डांसर थे। हाँ, एक्टिंग तो लाइन बाद में आई है। अच्छा, ठीक है। अच्छा। तो पहले डांस से मेरी लाइफ स्टार्ट हुई। तो आप डांसर बनने के लिए मुंबई गए थे? मैं डांसर बनने के लिए मुंबई गया था और एक ऑडिशन देने के लिए बूगी वूगी मुझे पार्ट करना था। हाँ, उस टाइम में बूगी वूगी चलता था। उस टाइम खाली रियलिटी शो एक ही था 92-93 से, ठीक है, वीडियोकॉन, सोनी टीवी, ठीक है, बूगी वूगी। हाँ। जावेद जाफरी, नावेद, रवि बहल, ठीक है, इनके साथ में। हाँ, हाँ। तो किसी ने कहा चैम्बूर चले जाओ, किसी ने कहा नाला सोपारा चले जाओ, किसी ने कहा चले जाओ। सुबह से घूमता 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 शाम हो गई। फर्स्ट डे जब आप पहुंचे? पहली बार मुंबई की। हाँ। तो मैंने आगे छानबीन की, भाई कहाँ है। मैं वहाँ पे पहुंचा, अंधेरी में उनका ऑफिस था। हाँ। पूरा स्टूडियो था। हाँ। तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ सैटरडे संडे ये चीज़ होती है। पर मज़े की बात थी कि अगर मैं थोड़ा सा डीप जाऊँ तो मैं 3 दिन पहले चला गया वहाँ पे। अच्छा। मुझे ये आइडिया नहीं था कि वहाँ पे ऑडिशन कब होते हैं, क्या डेट होती है, क्या टाइमिंग होता है, क्या प्रोसेस है, अपने कुछ नहीं पता था। अपन नए थे मुंबई में। तो वो 3 दिन बाद जो ऑडिशन होने वाला था, तो मैं 3 दिन अब कहाँ जाऊँ। अच्छा। तो मैंने कहा अब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते थे। 0151 22 22 856 ये मेरे घर के लैंडलाइन नंबर थे। अच्छा। मैंने वहाँ पे SDPO से फ़ोन किया, रोता रोता बोला। तो आपने घर पे बताया था कि मैं मुंबई गया हूँ? हाँ पता है, मैं भाग के नहीं गया था। अच्छा, अपन दुनिया तरह के नहीं बोलते कि हाँ मैं भाग के चला गया था, छोड़ के चला गया था, नहीं। हाँ, हाँ। कह के गया था। हाँ, हाँ। या तो कुछ कर लूंगा, हाँ। या वापस आ जाऊंगा। मैंने कहा मम्मी पापा से बात करनी है। मम्मी के पापा तो शाम को आएंगे। मैं कहा ठीक है। तो पहुंच गया? मैं कहा पहुंच गया। मम्मी कहाँ रहेगा? मैं कहा अभी कोई बात चल रही है। मतलब किसी को ये रियलाइज नहीं होने दिया कि मेरे साथ अब क्या होने वाला है। एक आर्टिस्ट की जो लाइफ होती है ना, ये मुंबई में मैंने बहुत बारीकी से देखी है। यूँ करते एक पार्क था, उस पार्क पे मैं सोया रात भर। 2 दिन था वो निकला। उसके बाद मैं सुबह उठा, उठने के बाद मैं वापस वही अपना बैग लेके, ठीक है, वहाँ पे ऑफिस गया। मैं कि सर मैं राजस्थान से आया हूँ, मुझे काम की तलाश है ये। तो किसी ने ये बोला कि तू ये काम कर लेगा क्या? हाँ। सिर्फ 2 ही काम बोले, हाँ। साफ सफाई और कांच को पूछना है। अच्छा, स्टूडियो 2 ही चीज, हाँ, कि साफ सफाई और कांच को। हाँ। और 3 दिन बाद तेरा ऑडिशन हो जाएगा, तू यहीं सो जाना। अच्छा। मैंने कहा ठीक है सर। कि खाना कहाँ खाएगा? हाँ। पैसा है तेरे पास? हाँ। मेरे पास रुपए थे करीबन 350-400 बचे थे। तो मैंने कहा हाँ मेरे पास रुपए हैं। कितने में? कि 100 रुपए। मैंने वो 250-300 साइड में कर लिए थे। अच्छा, अच्छा। मैंने कहा 100 रुपए बचे हैं। कि तू राजस्थान से 100 रुपए लेके आया है? मैं कहा नहीं, 300-400 रुपए लेके आया था, वो ट्रेन में लगे थे टिकट में। तो बोले ठीक है। शुरू से चलाक तो था ही मैं कि मुझे करना क्या है। हाँ। क्योंकि यहाँ रहना तो चलाक होना बहुत जरूरी है। और पापा के साथ मैं रह रहा था, ठीक है, तो मैंने कुछ चीजें देखी थी। तो मैं मेरे सो गया काम सफाई करके। अब सुबह एक गाड़ी आती है लग्जरी। अच्छा। मुझे ये नहीं पता कि यही जावेद जाफरी है क्या अच्छा। मेरे सामने। अच्छा, फर्स्ट टाइम आप फर्स्ट टाइम ने मैंने जावेद जाफरी को देखा। अच्छा। ठीक है। वो मुंबई जिसे कहते हैं माया नगरी, फैशन, ग्लैमर, ठीक है, एकदम क्लीन, ठीक है, उनकी स्टाइल। और आए, लाइटें चालू। अब मैं पीछे से स्टूडियो को देख रहा हूँ। मेरी जाने की हिम्मत नहीं है कि मैं आगे चला जाऊँ। यानी कि आपका ड्रीम जो है वो आपके सामने था। मेरे सामने सब कुछ है कि मुझे यहाँ इस स्टेज पर नाचना है, पर वो प्रोसेसर, वो टाइमिंग कुछ नहीं है। यूं करते करते दूर से देख रहा हूँ, वहाँ पे वो नाला सोपारा के डांसर, मुंबई के बड़े बड़े रॉकर्स, ठीक है, वो ग्रुप डांस कर रहे हैं, सोलो डांस कर रहे हैं, लड़के लड़की को फेंक रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा यार ये डांस तो अपने कभी किए ही नहीं। मतलब जो आप डांस के फॉर्म से लेके गए थे वो बिल्कुल अलग। भाई जो मैं यहाँ करता था कि तुन्ना तुन्ना तब तक तुन्ना, तो हमें ये पता था कि तुन्ना तुन्ना तब तक तुन्ना। हाँ, हाँ। पर ये तो बहुत अलग है, स्टाइल ही अलग है। यानी ये 100 में 100% है, और जो मैं कर रहा हूँ वो वास्तव में -1 है। ये खाली मेरे बिकाने के लिए अच्छा था, मेरे परिवार के लिए। यार उनका बेटा क्या, उसका भाई क्या बहुत अच्छा डांस करता है। अच्छा। मेरे परिवार वाले बहुत सोचते थे कि यार तू बहुत तगड़ा डांसर है, बहुत अच्छा डांसर है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। पर रियलाइज मुझे जब हुआ कि जब मैंने तुरुंखा देखे डांस के, रियल डांसर देखे कि वो डांस है, ये स्टेज है, ये लाइटिंग है, ये साउंड है, और जो मैं कर रहा था वो डांस नहीं था। वो एक अलग ही आनंद था, एक अलग ही दुनिया थी मेरी। तब मैंने कहा यार इनके सामने तो फेल हो जाएंगे अपन। हाँ। मैंने कहा है सीखना पड़ेगा। मैंने वहाँ पे फिर थोड़ा सा दिमाग लगाया। मैंने कहा सर एक बार मुझे जावेद जी से बात करनी थी। सर अभी थोड़ा काम में है, मुझे मिलने नहीं दिया जल्दी से। हाँ। ये नहीं कि हाँ मिल लेना, बहुत ईजी नहीं है। यूँ करके मेरे भी एक था कि मिलूंगा तो सही। मैं 4:30 5 बजे या 5:30 6 बजे मैं बाहर बैठा था। बाहर बैठा बैठा जावेद जी आए, सिगरेट हाथ में लेके। मैंने कहा सर अस्सलाम वालेकुम। बोलिए।
वो थोड़ा भारी आवाज में बोलते हैं, बोलिए। मैंने कहा जावेद जी मैं राजस्थान बीकानेर से हूँ। अच्छी बात है। मैंने कहा सर मेरे को 3 दिन हो गए। क्या करते हो? मैंने कहा सर मैं एक्चुअली डांस के लिए आया हूँ। ओके डांसर है? मैं कहा हाँ जी सर डांसर हूँ, पर सर ये तो जो मैंने देखा अभी स्टूडियो में ये तो बहुत आगे की तरफ है सर, मेरे को तो इतना डांस ही नहीं आता है। सीखोगे कुछ करोगे तो आगे बढ़ोगे। मैंने कहा सीखने के लिए पैसा चाहिए, तो मैं थोड़ी दूंगा तेरे को पैसा। ये मुंबई है मेरे दोस्त, पैसा चाहिए तो काम करना पड़ेगा। वहां से अपना टसन चेंज हो गया डांस को लेके अलग। कि भाई काम करना पड़ेगा, पैसा होगा तो अपन डांस सीख पाएंगे। कोई कपड़ा खरीदना है तो पैसा होना चाहिए जेब में। बिल्कुल पसंद तो आ गया कपड़ा, डमी को देख के यार ये ब्लेजर बहुत प्यारा है, कोट बहुत प्यारी है, लेकिन पैसा भी तो होना चाहिए अपने पास। तो पैसा कहां से आएगा? काम करने से होगा। फिर अपने दिमाग लगाया वहां पे क्या है सर, उस टाइम क्राइम नहीं था आर्टिस्टों को लेके। अच्छा एक सब ये थी सद्भावना कि आपको पूछा सर नमस्ते विनोद राठौड़ जी जो सिंगर है उनका घर कहाँ है? आप बताते 4 बंगला माडा। अच्छा 3 नंबर गली में चली जाइए। अच्छा इजी ये छोड़ के आ जाते थे, बहुत इजी संपन्न थे, ठीक है ना, गुमराह नहीं थे वाले। तो वहाँ पे सारे स्टूडियो बने हुए थे, तो वहाँ पे ऑडिशन होते थे। तो मैंने फर्स्ट ऑडिशन दिया मैंने कोलगेट का, तो सेकंड था मेरा निरमा का, लेकिन वो उल्टा फुल्ट हो गए। अच्छा तो उन्होंने बोला कि भाई एक स्लेट दे दी, मोबाइल नंबर थे नहीं, तो उन्होंने नाम लिखा, उम्र लिखी, ठीक है, और बोला कि कोई भी डायलॉग बोलो। अच्छा मैंने सर आप बताओ, बोले आपको तो डायलॉग बोलना पड़ेगा, ठीक है ना, आगे पास होंगे तो आगे करना पड़ेगा, और आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी 100 रुपए। तो ये रजिस्ट्रेशन फीस वाला क्या सीन है? देखो मुंबई में जो आज रजिस्ट्रेशन फीस जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अलग दुनिया है, जो मैंने दिया था वो 100 रुपए। अच्छा ठीक है, वो अलग दुनिया थी। वहाँ पे क्या होता है, 3 लड़के लड़कियां काम करते हैं, एक डिपार्टमेंट होता है ऑफिस का, ठीक है, एक छोटा छोटा कास्टिंग डिपार्टमेंट होता है, हब होता है, ठीक है। अब दुनिया बहुत बदल चुकी है, ठीक है, डिजिटल दुनिया आ चुकी है। तो आप यहाँ बैठे हो, मैं कहीं बैठा हूँ, आप आराम से वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे उस टाइम क्या था, आर्टिस्ट कम थे और पैसा बहुत था। अब आर्टिस्ट बहुत है, पैसा कम है, ये सच है। उन्होंने क्या किया, 100 रुपए किस बात के लिए कि मैं आपकी जो प्रोफाइल होगी कि आप कौन हो, एक डांसर हो, एक एक्टर हो, आपकी प्रोफाइल में मुंबई के जितने भी प्रोडक्शन है, जितने भी डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, वहां पे मैं आपकी प्रोफाइल को भेजूंगा। अच्छा। और आपके 10 फोटो शूट करूंगा। अच्छा पर उन्होंने ये नहीं बताया कि 10 फोटो के भी पैसे लगेंगे। अच्छा तो पहले तो आप ये भरो, इनको 100 रुपए दो। हाँ जिसे कहते हैं शिकार होना, शिकार होने के तरीके अलग थे, अब तो शिकार आपको बहुत अलग तरीके से करते हैं। पहले मैंने 100 रुपए दिए, 350-400 वो खर्च हो चुके, 100 का नोट था, वहां अपन 100 रुपए दे दिए, फार्म भर दिया, ठीक है, ऑडिशन दे दिया। मेरा ऑडिशन कहीं आगे नहीं गया। अच्छा मुझे भी धीरे धीरे समझ में आई दुनिया, ये थोड़ी कि जाति समझ में आ गया अपने को। तो इसमें भी एक अलग तरीके से क्राइम चलता है, आपको समझ भी नहीं आएगा सर। अच्छा एक बात बताइए, आप जिस सिटी में पहली बार जा रहे हो, मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, और आपको चलती रोड पर ये बोलूं, ए अरशद, सॉरी सर मेरा अरशद नहीं है, पंकज है। अरे यार सॉरी यार, ए मनीष भाई देखो ना यार क्या लुकिंग है यार, ये अपने वो वेब सीरीज में चलेगा ना। अब वो सामने वाला है ना, उसको ये नहीं पता है कि क्या होने वाला है तेरे साथ। अच्छा उसको इस टाइप से मैनिपुलेट कर देंगे आपको। मैं कहता हूँ लिखित में दे सकता हूँ आपके 500 रुपए स्टाम्प, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या होने वाला है। वो पकड़ लेते हैं। मुंबई एक ऐसा देश है पूरे भारत के अंदर जो आर्टिस्ट को पहचान सकता है कि ये आर्टिस्ट है, इसको मुर्गा ऐसे बना सकते हैं। और ज्यादा जो काम होता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से, आई एम सो सॉरी, ठीक है, मैं थोड़ा हो सकता हूँ कि हूँ थोड़ा राउडली बोलता हूँ तो माफ करना। क्या होता है, मैं मेरी लैंग्वेज बताता हूँ, कहते हैं ना कि यहाँ थूकना मना है, अक्सर लोग वहां थूकते हैं। बिल्कुल। यहाँ मूतना मना है, वहां वैसे लोग पेशाब कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें होती है लाइफ के अंदर। बलात्कार होता है कलाकार के साथ में, शोषण होता है जो हम लोग देखते हैं, सुनते हैं कि क्या ये इस कलाकार ने इतनी मेहनत की है, इसके पीछे क्या राज है, वो क्या घटनाएं थी, सिर्फ वो कलाकार जानता है, उसके अलावा कोई नहीं जानता है। मुंबई की सबसे बड़ी सच्चाई आपको बता देता हूँ कि मुंबई के अंदर अगर आप पहली बार जा रहे हैं, कोई भी कलाकार पहली बार वो किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, तो पहले आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप बिना जान पहचान जा रहे हो और आपके पास 2, 5 हजार 10 हजार बचे हैं, तो वो खत्म हो जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा 3 दिन में 5 हजार रुपए आपके कैसे लगे, कहाँ लगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको नॉलेज होना चाहिए, गाइडलाइन होनी चाहिए मुंबई के अंदर कि हम किस फील्ड में जा रहे हैं। अच्छा सब चीजों का कार्ड बनता है। आज मुंबई के अंदर आर्टिस्ट को जीना बहुत अलग है। कार्ड के बिना कोई वैल्यूशन नहीं है। चाहे आप करनी सेना में जाओ, चाहे मराठी चित्रपट में जाओ, चाहे सिंटा का कार्ड बनाओ, चाहे वीटा का बनाओ, चाहे इम्पा का बनाओ, प्रोड्यूसर का कार्ड बनता है, कोऑर्डिनेटर का कार्ड बनता है, हर डिपार्टमेंट में जूनियर आर्टिस्ट, सीनियर आर्टिस्ट, करेक्टर आर्टिस्ट, सबका कार्ड बनता है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि राजस्थान बीकानेर में नहीं, पूरे राजस्थान में ये शोषण हो रहा है कलाकारों के साथ में। आप एक काम करो, मेरा ओपन चैलेंज है, मैं मेरी फोटो किसी कोऑर्डिनेटर को या किसी कास्टिंग वाले को भेजता हूँ, सिर्फ फोटो, प्रोफाइल छोड़ दो, मैं सिर्फ फोटो भेजता हूँ।
मेरी फोटो आगे जाती है कास्टिंग, कास्टिंग बाद प्रोडक्शन, ठीक है, ये 3 जगह जाती है, कोऑर्डिनेटर वाया कास्टिंग, कास्टिंग वाया प्रोडक्शन जी, इनके अलावा कोई माँ बाप नहीं है। वहां से ये लिस्टिंग मिलती है, ये आर्टिस्ट 2500 का बिकेगा, ये 3500 का बिकेगा, ये अगर रजिस्टर है उसके पास कार्ड है तो ये 10,000 पर डे में बिकेगा, 8,000 पर डे में बिकेगा। अच्छा, बोलियां लग रही है सर, बोली लगती है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद में जब ये वापस घूम फिरा के आप तक आता है कोऑर्डिनेटर तक, अच्छा, तो वो कहते हैं कि आपका हो गया सिलेक्शन, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि भैया पेमेंट, तो कहते हैं कि भाई 800 रुपये पर डे। अच्छा, 900 रुपये कर दूंगा तेरा, चिंता मत कर, तू पुराना खिलाड़ी है। 900, यानी कि उसका जो पीछे से पेमेंट मिल रहा था लगभग 3 गुना वो खा गए, और हो रहा है। और उनका कहते हैं कि आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बीकानेर में और राजस्थान में सबसे बड़ा माइनस पॉइंट बताऊं क्या है, अक्सर आपने सुना होगा, खाली बैठा है ना, हाँ, खाली बैठा है तो घर में 800-900 तो किसके बात के जाना। पर ये वो भूल जाते हैं कलाकार कि वास्तव में जो तुमने 35 साल मेहनत की है इस फिल्म लाइन को लेके, इस अपने कैमरे को लेके, अपने डेडिकेशन को लेके, वो 35 साल आपने वहां लगा दिए। वो 500 रुपए में आप पहले भी काम करते थे बॉम्बे में, जब आपने अपनी रेट क्यों बनाई 3500 रुपए? आप जब 500 रुपए में काम करते थे मुंबई में, फिर आपको 3500 रुपए मिलने लगे बालाजी में, सेंटा में, ठीक है, तुम्हारे ये धर्मा प्रोडक्शन में, ठीक है ना, स्वास्थ्य प्रोडक्शन है, आज बड़े बड़े प्रोडक्शन में हमने काम किया है, ठीक है। जब वो 3500 की मैं पर डे कमाने वाला आदमी, मैं किसी कारण से पिटने के बाद मैं राजस्थान बीकानेर आता हूँ, ये कुछ पारिवारिक परेशानियों के कारण मैं बीकानेर आता हूँ, वो मेरे अंदर क्या चल रहा है वो मुझे पता है। जी। एक आर्टिस्ट का फील वो खाली वो ही जान सकता है, मैं कह रहा हूँ आपको, कोई नहीं जानता। हम कैमरे के सामने बहुत अलग है, बट रियल लाइफ में हम बहुत अलग है। किसी को ये नहीं पता चलता है कि हम अगर उस सिटी से यहाँ तक पहुंच रहे हैं तो उसके पीछे कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा काम है। आपको ये लगता है कि सामने ने ना अच्छा लुकिंग बना रखा है, अच्छी पर्सनैलिटी बना रखी है, और उसके दर्द कितने हैं खाली वो जानता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आर्टिस्ट को कोई नहीं समझ सकता, आर्टिस्ट को सिर्फ एक आर्टिस्ट पकड़ता है। बिल्कुल, नॉन आर्टिस्ट को मतलब ही नहीं है कि वो रो रहा है कि क्या कर रहा है, उसके जेब में पैसा है या नहीं है, उसके पास काम है या नहीं है। बिल्कुल, सिर्फ वो ही अपना दर्द जानता है। और जब मैंने इस बीकानेर के बात करता हूँ, ठीक है, अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्म भूमि के बारे में बात करता हूँ, मैंने बीकानेर के अंदर जब आवाज उठाई है ना, तो इन्होंने मुझे कट आउट किया है। अच्छा, और मैं आपको आज एक गुड न्यूज भी देता हूँ, 2026 आने वाला नया साल, मैं जल्द ही बीकानेर में एक बहुत बड़ा कलाकारों के लिए बहुत बड़ी एसोसिएशन और यूनियन के लिए तैयारी कर रहा हूँ। बिल्कुल, और टोटल महाराष्ट्र, अच्छा, बॉम्बे ही दिखाऊंगा। इधर कलाकार यहाँ के होंगे, लेकिन पूरा जैक चेक वहां का होगा। अच्छा अच्छा, मेरे कलाकार को अगर आपने 900 रुपए में लिया है, उसकी इच्छा है 900 में जाने की तो जाएगा, पहली बात, जाएगा। उसका पेमेंट आपको 3 दिन 5 दिन के अंदर मिला तो ठीक है, वरना आप शूटिंग बंद करो, आपकी ये लाइन छोड़ो। या आपके पास जेब में इतना पैसा होना चाहिए, कोऑर्डिनेटर के पास 3 लाख रुपए, जो आर्टिस्ट को आप बॉम्बे में क्या सिस्टम है, आप कपिल शर्मा जाओ, डांस प्लस जाओ, कहीं भी जाओ, आपने काम किया 12 घंटा, बाहर आए, मनीष भाई 25 आदमी इनका है, 25 आदमी मेहताब का, 25 आदमी राहुल का है, ये हाथ चलता है, हाथों हाथ पेमेंट। सर हाथों हाथ पेमेंट है वहां पे, मुंबई के अंदर बस यही सुख है, हाथों हाथ पेमेंट है। जब वो सुबह 6 बजे निकल जाते हैं, 5 बजे निकल जाते हैं बैग लेके, रात को 2 बजे आते हैं बेचारे, 2 घंटे सोते हैं नहीं सोते हैं बात अलग है। और यहाँ कलाकारों के साथ शोषण हो रहा है राजस्थान में, पैसा टाइम से नहीं देते। सपोज करो मैंने आपके साथ काम किया 10 दिन, मेरी तनख्वाह बनी 10 दिन के लिए हिसाब से 10,000 रुपए, 1,000 रुपए के हिसाब से, ठीक है। अभी आपने मेरे को 2,000 रुपए दे दिए, मैंने मेरी मम्मी को 1,000 रुपए दे दिए, 1,000 मेरे पास रह गए, वो खर्च गए, ठीक है। फिर आपने 5-7 दिन मेरा फोन नहीं उठाया, फिर 10 दिन बाद आपने मेरा फोन नहीं उठाया, फिर मैंने आपको राउंडली बात करी तो आपने मेरे को 3,000 डाले, तो मेरी रकम टूट गई। मैं 10 देते, 10 में से मैं 8 माँ को देता। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहीं काम आते, ठीक है। 2 में मेरी जिंदगी जीता, पर ये सामने वाला नहीं सोचता। तो मैं तो कलाकार को एक ही बात कहता हूँ, या तो फिर ये लाइन छोड़ दो, या फिर लड़ो। बिल्कुल बिल्कुल, लड़ाई करनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, क्योंकि वो भी तो लड़ रहे हैं ना, जो हमें मार रहे हैं ना, वो भी तो किसी को मार रहे हैं। जब वो मार सकते हैं उनको लाखों रुपए, ठीक है, तो फिर हम क्यों अपने लिए लड़ नहीं सकते? जो अपने लिए सेल्फ नहीं लड़ सकता, वो दूसरों के लिए क्या लड़ेगा? क्या लड़ेगा? सही बात है। अगर मैं खुद की इज्जत नहीं कर पाऊंगा सबसे पहले, तो मैं मेहता भाई कहीं फंस गए हैं, तो मेहता भाई की कैसी इज्जत करूंगा? मैंने आपको बोला ना कि मैं आपके पॉडकास्ट से ये बताना चाहता हूं कलाकारों को कि आप पहले सीखो, जिस फील्ड में जाना चाहते हो उसकी तालीम लो, सीखना बहुत जरूरी है। आजकल के यूथ की यही है सबसे बड़ी बात कि अगर वो एक्टिंग के फील्ड में है या किसी भी ऑल ऑफ देम किसी भी फील्ड में है तो वो सीख नहीं रहे हैं। सबसे बड़ा माइंडसेट उनका ये है कि हाँ अपने अंदर थोड़ा सा टैलेंट है तो हम उसे पेश करने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हो? सर सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको बताता हूँ। सबका अलग अलग मोनोपोली है लाइफ का, जीने का तरीका अलग है, कोई प्रैक्टिकल भी जीता है, कोई थ्योरी भी जीता है, बट आई एम नॉट बिलीव इन प्रैक्टिकल, आई एम आल्सो बिलीव इन थ्योरी। मैंने समझी इस लाइन को, सीखी है। आज अगर मैं इतना खुल के बोल रहा हूँ ना तो सोचो कि मैंने कितना मेहनत किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी नॉन आर्टिस्ट को बैठाओ, उसको बोलो कि ये स्पीच है, ये स्क्रिप्ट है, ये विदाउट स्पीक है, और आपको ऐसे बात करनी है, मेरे राउंडली सवाल होंगे, आपको ये बोलना है वो बोलना है, आप बात करके देखो, नहीं होगा, नहीं होगा।
सर टसन होना चाहिए। बिल्कुल। एक आर्टिस्ट के अंदर एक जुनून होना चाहिए। वो जुनून है ना किसी क्लास में नहीं मिलता है। बिल्कुल। ये खुद या तो ठोकर खा के लिएगा, ठीक है, या किसी ने उसको बहुत ज्यादा ठोकर मारी है, ठीक है, या तो वो साइलेंट हो गया, कुछ ना कुछ काम करेगा, 5-10 हजार की नौकरी लग जाएगा, ठीक है, या फिर वो इस फील्ड को छोड़ देगा, या फिर वो अपनी जिंदगी में एक ही सोचेगा कि सब कुछ साइड हो जाओ, पर मुझे मेरा काम करना है। आज मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, मैं तो तमाम युवाओं को एक ही बात कहता हूँ कि आपके पास पैसा है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। आप जिस फील्ड से डिपेंड करना चाहते हो, चाहे डांसर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे एंकर हो, चाहे राइटर हो, आप एवरी डे अपने टाइम को, जैसे एक छोटी सी कहावत है, 299 का एक रिचार्ज आता है। आपकी तरीके से आपकी सवाल का जवाब देता हूँ, युवा को क्या सोचना चाहिए। आपने 299 का एक रिचार्ज कराया, कोई भी सिम, एयरटेल, जियो, बॉय, कोई भी हो। हम लोग कहता है क्या करता है, ये भारत की जितनी भी जनता है, मेल फीमेल जो भी है, ये क्या करते हैं, 299 के रिचार्ज को दूसरों के लिए लगा देते हैं। आपने कभी अपने वीडियो देखे हैं बार बार? हाँ। आपकी कोई वीडियो, आपकी पोस्ट आपने डाली है, उस डाटा का आपने अपने ऊपर उपयोग कितना किया है? हाँ। सिंपल सा लॉजिक है। जब आप अपने दूसरों की वीडियो देख रहे हैं, उसको लाइक कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो डाटा तो उधर जा रहा है, उधर जा रहा है। हमने हमारे लिए क्या यूज किया? जो आज 12 घंटा मुझे मेरी जिंदगी का मिला है, ना कि आपकी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का, तो मुझे कब सुबह उठना है, कब सोना है, कब एक्सरसाइज करनी है, कब प्रैक्टिस करनी है, भगवान भी कहता है कि तू मेरे लिए जितना करेगा ना, मैं उतना तेरे लिए करूंगा यार। बिल्कुल बिल्कुल। तू रविवार खाली मेरी पूजा करता है तो मेरे रविवार क्यों सुनूंगा? हाँ। और जो इंसान रोज मंदिर जा रहे हैं, सुबह 5 बजे भरमुख में उठ के नहा धो के जा रहे हैं, ठीक है, भगवान उनकी भी सुनता है। बिल्कुल। और जो साल में एक बार मंदिर जा रहे हैं, ठीक है, भगवान उनकी भी सुनता है। सुनता वो सबकी है, लेकिन जितना आप उसके लिए करोगे उतना ही वो आपके लिए करेगा। ये मत सोचो कि ठीक है कि 299 में रिचार्ज करा लिया, ठीक है, तो 1.5 GB जगह को 3 GB मिल जाएगा, मिलेगा 1.5 GB। तो भगवान भी कहता है कि हे भक्त, हे नर नारी, तू जितनी मेरी सेवा पूजा पाठ करेगा ना, जितनी डेडिकेशन लगन से करेगा, उतना ही मैं तेरा साथ दूंगा। अभी मैं फिल्म लाइन में हूँ, तो मैं एक्टिंग लाइन में हूँ, तो मैं हो सकता है मेरे पास ठीक है नेगेटिव कैरेक्टर आता है कि तेरे को फाइट करनी है। अब मैंने सपोज फाइट नहीं की कभी, सपोज दैट नहीं की, मुझे नॉलेज नहीं है फाइट का। हाँ। क्या पंच लगेगा, क्या किक लगेगी, मुझे नहीं नॉलेज है, बट मेरे अंदर शुरू से मेंटलिटी एकदम डाइवर्ट होती है मेरी, ठीक है, कि मुझे हाँ बोलना है, ना नहीं कहना है। जो आर्टिस्ट होगा ना, वो ना कभी नहीं कहेगा। कार नहीं आती तो मैं बोल दूंगा कार नहीं आती है। स्विमिंग आती है तो स्विमिंग आती है, ठीक है, हॉर्स राइडिंग आती है तो आती है। तो वो कहते हैं कि यार ठीक है फाइट कर लेगा, हाँ सर कर लूंगा ना, पक्का ना, लगेगा देखना, फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वो डराते भी है, ठीक है ना, अरे सर कर लूंगा, बहुत किया है मैंने यार, बहुत किया है मैंने, बस मुझे खाली ये बोलना पड़ता है, किया है किया है किया है किया है, क्योंकि मुझे वो काम करके दिखाना है। और वो करता हूँ तो लोग तालियां बजाते हैं कि यार तूने बहुत अच्छा सीन कर लिया, दस रहा है तू, तो मुझे वो और सीखने को मिल जाता है। क्योंकि सर जरूरत नहीं है आपके पास पैसा हो, डेडिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, योर वर्क। जब तक आपके काम में डेडिकेशन नहीं है ना, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में आपके पास पैसा है तो भी आप सीख नहीं पाओगे। बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहले इस फील्ड में आने के लिए आपके पास वो चाह होनी चाहिए, वो लगन होनी चाहिए, वो नियत होनी चाहिए, उसकी परख होनी चाहिए कि मैं जिस फील्ड में जा रहा हूँ वहां पे मुझे ये चीज करनी है। अच्छा मैं एक काम कहता हूँ, आपके पास लाख रुपए है लेकिन डेडिकेशन ही नहीं है, आप क्या कर लोगे? कोई काम की नहीं हो। चलो अभी इन्होंने बोल दिया कि सर मेरी जान पहचान है वहां पे बालाजी में, ठीक है, एकता कपूर के साथ में, आपको 3 लाख रुपए देने हैं, 3 लाख रुपए मैं आपको पर डे 7,000 रुपए दूंगा। एग्रीमेंट हो गए, मैं कराता हूँ एग्रीमेंट, बोलो बॉम्बे के अंदर एग्रीमेंट हो गया, 3 लाख रुपए टेबल पर लग गए, प्रोड्यूसर बैठा है, लाइन प्रोड्यूसर बैठे हैं और आप आर्टिस्ट बैठे हो, चैनल ने क्रिएट प्रोड्यूसर, ठीक है, उन्होंने आपको साइन कर दिए और बाउंड करते हैं तो उन्होंने बोला 1 ईयर्स, 1 साल के लिए बाउंड कर दिया आपको। पर आप जब कैमरे के सामने आए 2-5 दिन तो आपको लिया 7,21,000 रुपए, 700 को 28,000 रुपए, आपने जो 3 लाख दिए ना वहां तक वो आपको पहुंचा देंगे 3.5 पौने 4। फिर उनको लगा ना इनकी टीआरपी नहीं आ रही है, इस आर्टिस्ट की टीआरपी नहीं आ रही है, ठीक है ना, किसी कारण से ये डल हो रहा है, तो आपको मरवा देंगे, आपको कोमा में डाल देंगे, आपके जो भी कैरेक्टर होते हैं वो खत्म कर देते हैं। अब कोमा का आदमी, ठीक है, ये जब आएगा विदेश से, जब तो मिलेगा आपसे, बिल्कुल बिल्कुल, तो आपका 1 दिन लगेगा। वो 1 दिन कब आएगा? 30 दिन में एक बार, 30 days 1, 40 दिन में एक बार, ठीक है, ये 7,000 रुपए पकड़ो, भर दो, 40 दिन में एक बार 7,000 रुपए। सोचो लड़ना बहुत जरूरी है, यहाँ लड़ता नहीं है आर्टिस्ट, यहाँ आर्टिस्ट दब रहा है, वो उसको अपनी किस्मत मान रहा है, वो सोच रहा है कि मैं बैठा हूँ, मुझे 500 मिल रहे हैं, मैं बैठा हूँ, खाली बैठा हूँ, 500 मिल रहे हैं, ले रहा हूँ, पर वो ये नहीं सोच पा रहा है कि वो 500 रुपए जो मिल रहे हैं ना, वहां कम से कम 2500 रुपए है। बिल्कुल बिल्कुल, या तो तू उस 2500 को पाना चाहता है ना, तो उसके लिए लड़। अब वो कहता है यार मुझे उसके लिए लड़ना नहीं आता, ठीक है, तो मैं उनको एक जवाब देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उनको लड़ने के लिए एक बार आप मेरे कहने से मुंबई जाओ, और मुंबई नहीं जा सकते हो तो यूट्यूब में ऐसी कई चीजें हैं, उसको देखो और सीखो। वो जो डाटा आप किसी और के लिए यूज कर रहे हो ना, वो अपने लिए करो। तो रोज अपने एक्टिंग के 1-1 मिनट के 30-30 सेकंड के वीडियो बनाओ ना यार। सर कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई आर्टिस्ट आवाज उठाना चाहता है, उसको एक ये डर भी होता है कि मुझे बॉयकॉट कर देंगे। क्या हो गया तो? अच्छा बॉयकॉट कर दिया, ठीक है, मान लिया। सर एक बात बताइए, आप जो अभी पॉडकास्ट कर रहे हो, ठीक है,
आपकी तो ये जब इस लाइन में आप आए, ठीक है, तो आपने भी तो एक प्लान किया होगा कि भाई मैं इस लाइन में आऊँ तो मुझे क्या करना है। आपने भी तो प्री प्लान किया है बिल्कुल कि मुझे किस टाइप में ये पॉडकास्ट बनानी है। आप चाहते तो कोई और भी कर सकते थे, बिल्कुल। पर आपने इसको ही अपना फील्ड वर्क और अपना होमवर्क और अपना प्रोफेशनल पर्सनल सब चीजें यहाँ पे कोई सेटअप किया, क्योंकि आपको ये पता था कि वो कलाकार जो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे उनको मैं उन पब्लिक तक तो पहुंचाऊं जिनको वो पब्लिक देख सके। बिल्कुल बिल्कुल। जिनको देख ही नहीं रही है। हो सकता है पूरा बीकानेर मुझे नहीं जानता है, हो सकता है, पर ये भी हो सकता है कि मुझे बीकानेर सारा जानता है, लेकिन बीकानेर से बाहर जो आपके जो व्यूअर्स है, ठीक है, वो नहीं जानते। तो आपके चैनल के माध्यम से वो भी मुझे सुनेंगे, और अपने तो सारे कलाकार आर्टिस्ट फील्ड के हैं, ठीक है, तो ज्यादा लोग जानेंगे, तो वो फर्क पड़ता है सर। सबसे बड़ी चीज है, आप जीवन में एक हमेशा ध्यान रखना, जब तक आप करोगे नहीं ना, कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। और बॉयकॉट तो एक बार छोटी सी बताऊं, ये तो अभी तक 5 सालों से बॉयकॉट कर रहे हैं, कोई किसी का बॉयकॉट नहीं करता। आप मुझे काम नहीं दोगे तो रोटी मैं नहीं खाऊंगा क्या? बिल्कुल। कपड़े नहीं पहनूंगा, नहाऊंगा नहीं क्या? मेरी जिंदगी वहां तक सीमित थोड़ी थी, या आपके जो काम है मेरे से जो आपका ताल्लुक आता है वो वहां तक सीमित थोड़ी थी कि आप मुझे काम नहीं दोगे तो ठीक है आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। या ये शूटिंग आती है मेरे पास 4-5 महीने में, या कोई 15 दिन में, या कोई 2 महीने में, ठीक है, अगर वो आनी बंद हो जाएगी तो कल वो मैं चला जाऊंगा वापस। वहां बना चुका हूं अपना अस्तित्व। मुझे वहां पे ये नहीं कहना कि सर नमस्ते मैडम, अब मुझे को सर नमस्ते मैडम नमस्ते नहीं कहना है। हाँ। मैंने वहां बना चुका हूं अपना मुकाम। मुझे यहाँ अपने जो भाई बहन है, जो यहाँ के जो कलाकार है राजस्थान और मोस्टली हमारे बीकानेर के, मुझे उनके लिए लड़ी लड़नी है। क्यों लड़ी लड़नी है? क्योंकि वास्तव में जो उनका पेमेंट बनता है ना, मुझे लगता है चोट लगती है मुझे। भाई मुझे मेरी लड़ी लड़नी है, मैं तो 1 मिनट में लड़ लूंगा। मुझे ये पता है क्या होना है, मैं सब कैसे जानता हूँ, कागज कार्रवाई क्या होना है, कितना होना है, लेकिन मैं कहता हूँ जिनको नहीं पता ना यार, तुम्हारा पेमेंट क्या है, जो 12 घंटे तुम धूप में खड़े हो, तलवार लेके, कभी बंदूक लेके, कभी पसीने आ रहे हैं, कभी यूं कर रहे हैं, और वो जो लाइन प्रोड्यूसर है, कोऑर्डिनेटर है, जिनकी टक्के भर की औकात नहीं है, हाँ। वो ये बोलते हैं 20 मिनटों में 50 लड़के लड़कियों के बीच में, ठीक है, क्राउड के बीच में, आर्टिस्ट, बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग होते हैं उनके बीच में, खड़े हो जाओ, तमीज नहीं है क्या, उधर उधर कहां जा रहे हो? अब वो ये नहीं देखते कि वो किस एज में है। बिल्कुल। बाप भी वहीं खड़ा है, बेटा भी वहीं खड़ा है, बहू भी वहां खड़ी है, बेटी भी वहां खड़ी है। अगर पैरों में खाज आएगी जब भी तो वो खाज करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बार बार तो नहीं करेगा। नहीं करेगा। खाज आई तो वो उसे झुका है। हाँ। जब उनका लेंस सेंस हो रहा है, सोचो, वो डायरेक्टर सिगरेट पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ठीक है, बात कर रहे हैं, वहां पे शूट नहीं चल रहा है, वहां पे उसको खाज आती है, वो यूं करता है, ठीक है, तो फिर उसको 20 मिनटों में क्यों आवाज दी जाती है? बिल्कुल। इसलिए बता रहा हूँ सर, आर्टिस्टों के साथ में बहुत ज्यादा देखो अत्याचार तो ऐसे भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको सही टाइम से उनका पैसा नहीं मिल रहा। अच्छा चलो, हमारे बीकानेर के आर्टिस्ट अगर 800 में जा रहे हैं, 1000 में जा रहे हैं, जाओ, मैं किसी को मना नहीं कर रहा, ठीक है, बट वो 800-1000 उनको टाइम पर मिल जाए तो यार सही है ना यार। बिल्कुल बिल्कुल। वो खुश है अपनी जिंदगी में, 800-1000 में खुश है ना वो, लेकिन उनको वो समय पर मिल जाए। समय पर मिल जाए। क्योंकि क्या होता है, जैसे ये मैंने आपको पहले ही बोला था कि वाया वाया चलता है सारा काम, ठीक है, प्रोडक्शन, कास्टिंग, कास्टिंग के बाद में कोऑर्डिनेटर। अब मेरे पास जो लास्ट में एक रिक्वायरमेंट आती है, मुझे 100 लड़के लड़कियां चाहिए, तो मैंने मेरे हमदम, ठीक है, हमारे भाई को बोल दिया कि यार भाई यार अपने को 50 दाढ़ी वाले चाहिए, 20 ये चाहिए, मूछे वाले चाहिए, धोती कुर्ते वाले चाहिए, लड़कियां चाहिए। अब मेरे भाई तो मेरी आवाज में 100 आदमी खड़े कर दिए। भाई ने पूछा पेमेंट कितना? अब मुझे तो पता है पीछे से 1000 है, ठीक है, अब मैं भी सोचता हूँ भाई भाई तो बोलता हूँ, ठीक है, लेकिन 100 का नोट तो दिखता है सबको। बिल्कुल सही। कोई भी भाई हो, कोई भी दोस्त हो, 100 का नोट सबको दिखता है। या तो मैं खुल के बोलूं कि भाई यार अपन 100 रुपए दोनों कमा ले और 800 इनको दे देते हैं, अगर हमारी नीयत अच्छी है, और नहीं है तो छोड़ यार, 900 दे देते हैं, 50 अपन कमा लेते हैं, बहुत है यार। ये भी बेचारे 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम करते हैं, ठीक है, 900 दे देते हैं या 800 दे देते हैं, तू बोल क्या करना है? भाई कहते हैं चलो ठीक है, अपन इनको 800-900, कईयों को ज्यादा जरूरत है उनको 900 कर देते हैं, और कई ज्यादा फैन पैन है उनको 800 कर देते हैं, हम लोग कर लेते हैं। लेकिन जब मेरे भाई ने मेरे सामने 100 आदमी की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, तो वो जो 100 आदमी आए वो किसकी आवाज पे आए? उस भाई के कहने से। उसके कहने से। भाई किसके कहने से आया? आपके। मेरे कहने से। मैं किसके कहने से आया? आपके कहने से। आप आए इधर से, अब पेमेंट फंस गया। तो जो 100 आदमी जो भाई लेके आए हैं, उसको कितना टॉर्चर होना पड़ रहा है खाली वो जान सकता है। बिल्कुल, वो 100 आदमियों को झेल रहा है, बहुत बड़ी। सोचो, मैं तो आपको, आपने मेरा फोन उठाया नहीं उठाया, बात खत्म है, आपका इनका जवाब मिला नहीं मिला वो बात खत्म है। आपने कह दिया आई कॉल यू लेटर, आपने खाली तक लिखना है। 3 दिन बाद होगा पेमेंट, चेक क्लियर नहीं हुआ है, अगले वीक होगा, नेक्स्ट वीक होगा, आपको तो खाली इतना लिखना है बस। फोन तो उठा ही नहीं रहे आप, आपको इतने लिखना है। पर जो 100 आदमी लेके गए ना, उसको कितना, क्योंकि वो लोकल सारे बीकानेर के, तो उसका दर्द खाली वो जान सकता है, वही जान सकता है, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है, ठीक है, लाख रुपए की वो उनका पेमेंट दे सके। तो फोन जब वो अगर फोन ना उठाए, ठीक है, तो वो उसके घर पहुंच जाए, तो उसको वो भी टेंशन, तो वो बेचारा कुछ भी अपना धंधा कर रहा है, ठीक है, उसको फोन उठाना पड़ता है कि हाँ भैया क्या हुआ पेमेंट का? आपने बोला 3 दिन में, सर 30 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, तो
तो ये एक बीकानेर के अंदर दुर्भाग्य है कि कलाकारों के साथ में बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है, ठीक है ना। और मैं तो कलाकारों को ये बात बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इस पॉडकास्ट से, कि कलाकारों को एक बार आवाज उठानी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने याद होगा कैमल फेस्टिवल, हाँ, होता है अपने ऊंट उत्सव, ठीक है, वर्ल्ड फेमस है अपने बीकानेर का। 2024 के अंदर इन्होंने मॉडलिंग कर दी थी कि ये मिस्टर डेजर्ट जो है वो हटा दो, ठीक है ना। और ये वहां पे हमने आवाज उठाई, कलेक्टर में धरना पेश किया। हाँ, बहुत धरना वगैरह हुआ था इसका। ठीक है, तो हम लोग जो भी थे 15, 18, 20 जने, तो उन्होंने किसी ने ये बोला कि शहर के जो पुष्करना है, जो ब्राह्मण है, दाढ़ी वाले हैं, मुच्छों वाले हैं, ठीक है, क्या उनसे रेबीले हैं क्या, और रेबीले नहीं है क्या मार्केट में, ठीक है ना। तो हमने सीधे बोला, हमने तो ना तो पुष्करना को बोला, ना कोई माली समाज का बोला, ना किसी जात का बोला, हमने तो ये बोला जो भी दाढ़ी मुच्छे वाले वो पहुंचे। अब इसमें से अगर 18 पुष्करना है और अगर ठीक है 10-12 कोई सुथार है, कोई वाल्मीकि है, कोई नायक है, कोई भी होंगे जिनको अपना शौक है, ठीक है, जिसमें हमारे सारे हिंदू मुस्लिम भाई सारे जो भी दाढ़ी वाले शौक है, ठीक है, वो सब आते हैं, ठीक है ना। और अच्छे हमारे उनसे ताल्लुक आते हैं, अच्छी संस्कृति संस्कार है, वो हमारे घर में राखी बंधवाते हैं, हम उनके घर में नाचा कूदा, मतलब हर, मैं ये नहीं लेता हमारे बीकानेर के अंदर कि ये जातिवाद है या कोई राजनीति है, नहीं। हमने आवाज दी है, वो तैयार है, उन्होंने आवाज दी, हम तैयार है, हमारा भाईचारा ऐसा है। तो वहां पे भी ये अत्याचार हुआ था, ठीक है, क्योंकि लड़कियों को तो आप उनको फैसिलिटी दे रहे हो, उनको स्टेज दे रहे हो, उनको कुर्सियां दे रहे हो, उनके पास सामने, ठीक है, पानी की बोतलें दे रहे हो, और जो हम पुराने कलाकार हैं, ठीक है, उनको आप पानी का छोड़ो, कुर्सी नहीं दे रहे हो। तो हमने ये आवाज उठाई। तो मैं तो आपके पॉडकास्ट से यही कहना चाहूंगा कि कलाकार को एक बार लड़ना पड़ेगा, एक बार आगे आना पड़ेगा, अगर उसको कुछ करना है तो। और वैसी जिंदगी जीनी है 500 700 में, तो फिर वो अपनी लाइफ जिए। बिल्कुल, मैं बोलने वाला कुछ नहीं हूँ, बट एक कलाकार हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, और पुराना हूँ, इतने साल से इस लाइन में हूँ, तो सोचता हूँ कि सब मेरे भाई बहन है, सब कलाकार अपने परिवार का हिस्सा है। तो उनके लिए खाली इतना ही कह सकूँ आपके चैनल के माध्यम से कि एक बार आप है ना उस कलाकार को बोलो कि यार अपने लिए लड़। जिस दिन तू अपने लिए लड़ेगा ना, डेफिनेटली सबके लिए लड़ेगा। तू अपने लिए नहीं लड़ रहा है तो फिर तू किसी और के लिए कैसे लड़ेगा? कैसे लड़ेंगे, सही बात है। तो खाली तुझे भूख लगी, तू खा रहा है ना यार, उसकी भूख की पकड़, सही बात। एक बार उसको खाना खिला, देख तुझे ऊपर वाला खिलाएगा, तेरे पास पैसा हो चाहे ना हो, उसकी भी भूख है, उसकी भूख को पकड़। वो भी एक कलाकार है, ठीक है, उसको नॉलेज नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है, बस ये तो फर्क है, उसको नॉलेज नहीं है। उसके दिमाग में बैठा कि देख तेरी ये मूवमेंट है, तेरी ये मेहनताना है, तूने 12 घंटा 14 घंटा किया है, तूने यारी के पीछे 6 घंटा एक्स्ट्रा और किया है, तेरा ये पेमेंट बनता है। तेरे से नहीं बोला था ना मेरे साथ चल, अपन आवाज देते हैं, लेकिन एक बार तो आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल, आर्टिस्ट की लड़ाई सिर्फ अपने आर्ट को लेकर ही नहीं होती, उसके अलावा बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है, बहुत सारे, जहाँ आर्टिस्ट की आवाज़ें दब जाती है। लेकिन अपने बीकानेर में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको सब चीज़ पता है, लेकिन वो आवाज़ उठाना नहीं चाहते, किसी न किसी कारणवश वो कहीं ना कहीं से डीमोटिवेट है, दबे हुए हैं। लेकिन सर ऐसा कई बार देखा जाता है कि फीमेल्स को लेकर भी जो है इस फील्ड के अंदर बहुत उनकी मतलब शोषण वगैरह का उनका शिकार होना पड़ता है। जैसे वो शूट पे जा रहे हैं तो उनको बहुत ही इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सर ये सब बनावटी बात है, मैं आपको चीज समझाता हूँ जी। 2 चीजें होती है लाइफ के अंदर कि मुझे पानी पीना है तो मैं पानी मांगूंगा, सर पानी पीता है, या फिर आप मुझे बोलोगे भैया पानी पीना है, आप पानी पी लो। उसी प्रकार से मेल फीमेल जो एक आर्टिस्ट होता है, अपन कहते हैं शोषण या फिर किसी के साथ गलत कर दिया वो कर दिया। सर अगर मैं एक लड़का हूँ, एक प्रोड्यूसर हूँ, एक डायरेक्टर हूँ, अच्छा रुतबा रखता हूँ, अच्छा पैसे वाला हूँ, और अगर मैंने एक लड़की को बोला, चाहे वो आर्टिस्ट है, चाहे वो नॉन आर्टिस्ट है, चाहे आर्टिस्ट है, चाहे वो खूबसूरत है, चाहे बदसूरत है, लेकिन वो एक लड़की है, अगर मैं एक लड़की को बोलता हूँ कि तू मेरे साथ सो सकती है क्या, मैं तेरे को फिल्मों में रानी बना दूंगा, ये बना दूंगा, तेरे को 3 फिल्में दे दूंगा, 3 म्यूजिक वीडियो दे दूंगा, तेरे को रातों रात में मैं ये स्टार बना दूंगा, वो बना दूंगा, सपने मैंने दिखा दिए, मैंने बोलने काम था बोलने का। अगर वो इंटरेस्ट करेगी तो खुद की भी तो मर्जी होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बलात्कार शोषण ऐसे नहीं होता है, खाली उसकी बातों से नहीं होता है, उसकी भी कुछ मर्जी होगी जब वो कमरे में जाएगी। किसी डायरेक्टर की, किसी प्रोड्यूसर की फिल्म लाइन में किसी भी बड़े बिल्डर की औकात नहीं है कि वो 20 मिनटों की भीड़ में या अकेले में उसका हाथ पकड़ के ले जाए। बिल्कुल, मर्जी खुद की होती है जब वो अंदर जाते हैं। आप देख लो, किसी आप लड़के लड़की कहते हैं कि मेरा 10 साल का प्यार है, हम 15 साल से रिलेशनशिप में, तो फिर उनकी शादी के 1 साल बाद तलाक क्यों हो रही है? सही बात है, ऐसे भी किस्से आपने सुने होंगे, बहुत सुने कि मैं एक दूसरे के लिए बने, एक दूसरे से हम 10 साल से प्यार कर रहे हैं, 15 साल से एक दूसरे को जानते हैं, साथ में बड़े हुए हैं, फिर ऐसा क्या हुआ जिंदगी में कि 1 साल बाद तुमने तलाक दे दी? और 15 साल से जो लेडी किसी घर में रह रही है, अच्छे से खाना पीना खा रही है, वो कहती है कि मेरा ससुर मुझे रोज मारता है, तो तू 15 साल से मार खा रही थी। एक्चुअली कहते हो सर, मोस्ट इंपोर्टेंट केमिस्ट्री है। आज आपके मम्मी पापा की तलाक क्यों नहीं हुई, मुझे ये बताइए। आपके दादा दादी की तलाक क्यों नहीं हुई, हमारी क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो केमिस्ट्री थी बंद कमरे के अंदर, आंगन में नहीं आती थी बातें, बंद कमरे की बात बंद कमरे में, गुस्से में गए थे ना और हंसते बाहर आते थे। किसी को ये पता नहीं चलता कि क्या अंदर जाके बात हुआ है। और आज की जो लड़ी है ना वो आंगन में, और आंगन की लड़ी हमेशा मोहल्ले में सुनी देती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सब कुछ चीजें होती है लाइफ के अंदर केमिस्ट्री।
आर्टिस्ट को ये सोचना चाहिए कि मुझे सबसे पहले ये पता करना है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मैं किसके लिए बना हूं। मैं अच्छा मॉडल हूं तो मुझे एड शूट में जाना चाहिए, फिल्म को छोड़िए। एक्चुअली मैं सही बता रहा हूं आपको, किसी को ये नॉलेज ही नहीं है कि उसकी जो लुकिंग है, जो पर्सनैलिटी है, बात गोरे काले की नहीं है, बात हाइट की नहीं है, काला गोरा मोटा पतला ये कोई मायने नहीं रखता फिल्म लाइन में, एक्टिंग लाइन में। आपको पहले ये ना रास्ता होना चाहिए कि मुझे जाना किस फील्ड में। नवाजुद्दीन सिद्दीकी कोई फेस नहीं है, नाना पाटेकर कोई फेस नहीं है, शत्रुघ्न सिन्हा कोई फेस नहीं है, मनोज दास भी कोई फेस नहीं है, ठीक है। मैं आपको ऐसे कई उदाहरण दे दूं, कोई फेस नहीं है, ठीक है ना। बट उनको ये पता था कि मुझे जाना किस फील्ड में है, तो उन्होंने एक्टिंग चुना ना कि डांस। उन्होंने थिएटर चुना, उन्होंने अपने आप को मजबूत किया कि हाँ हाजी बोली साहब, अरे यार मैंने तेरे को बोला था, सॉरी सर दोबारा करेंगे। उनका तो डेडिकेशन थी, वो 5 बार रीटेक करते थे, पर उनका डेडिकेशन था कि मुझे एक देना है लेकिन जम के देना है, तो वो चीज थी। इतिहास पढ़ा नहीं जाता है, इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। आज आपने देखे होंगे बड़े बड़े इंटरव्यू में शाहरुख खान का नाम क्यों आता है, क्यों उसके कहते हैं ठीक है ये किंग खान बादशाह, ठीक है ना। इतना अमिताभ बच्चन को क्यों नहीं दिया दर्जा। आप अगर थोड़ा सा गहरे में जाके सोचोगे ना, अगर मीडिया टीआरपी की बात करें, शाहरुख खान का सबसे ज्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसने कहां से नेगेटिव अपना लाइफ को स्टार्ट किया, डर, बाजीगर, अंजाम, नेगेटिव कैरेक्टर। हाँ। उसको ये भी नहीं पता था कि मैं आगे जाके हीरो बनूंगा, सुपरस्टार बनूंगा। एक नेगेटिव रोल, विलियन कभी भी हीरो नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, ये आपको भी पता है। विलियन कभी भी हीरो नहीं बन सकता। अमरीश पुरी क्यों नहीं बने हीरो, बिल्कुल। रजा मुराद क्यों नहीं बने, गुलशन ग्रोवर हीरो क्यों नहीं बने, शक्ति कपूर क्यों हीरो नहीं बन सके, रंजीत क्यों नहीं बन सका। तो ये चीजें थी सर। नेगेटिव कैरेक्टर जब उसका आया तो लोगों ने उसके नेगेटिव को पसंद किया। जैसे उसने अपना पॉजिटिव दिया तो लोगों ने पॉजिटिव को पसंद किया। तो सर उसको ये पता चल गया था कि मुझे अब कहां कैसे एंट्री करनी है। तो एक कलाकार को इतना नॉलेज होना चाहिए, इतना सेंस होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला ना अभी कि मैं अपना फोटो भेज दूंगा ना, मैं बता दूंगा सर आई विल प्रॉमिस कि मैं कितने में बिका हूं यहाँ पे, मुझे इतना सेंस है। एक लेंस चेक करते हैं ना, चेंज करते हैं कि 84 लगाओ 90mm लगाओ, ठीक है ना। मैं बता दूंगा कि अब इसमें कम से कम 18 से 20 मिनट लगेगा। अब अपन पानी पेशाब कर सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं। ये अपने को नहीं भेजेंगे अभी क्या हो थके वो पानी पी लो नाश्ता कर लो, नहीं भेजेंगे चाय पी लो। अब पर हमें इतना आइडिया हो गया कि ट्रॉली चेंज होनी है, अब ये चेंज होना है, ठीक है। अब ये हीरोइन मेकअप कराएगी वापस, लेकिन हम वहां बंदूक लेके खड़े हैं धूप के अंदर, हमें कोई बैठाने वाला नहीं होता है। ऐसा कोई नहीं होता है। अपना खुद को ही अपना बनना पड़ता है। जैसे हम लोग काफी शूटिंग में जाते हैं, ठीक है, हम लोगों की केमिस्ट्री अच्छी है, हम लोग कहते हैं भाई चाय ले रहा हूँ, पानी ले रहा हूँ, तू बड़ी रुक, पूछ रहे जी पानी पीने गए, पेशाब करने गए, तो ये केमिस्ट्री होती है। कभी कभी दोनों साथ में चले जाते हैं, कभी मैं लेके आ जाता हूँ, कभी ये मेरे लिए लेके आ जाते हैं। अब बाकी दो नॉलेज नहीं है, वो धूप के अंदर यूं खड़े पसीना आ रहे हैं, खड़े और हम लोग बैठ जाते हैं। फिर किसी से कोई आवाज आती है खड़े हो जाओ, हम खड़े नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, हमें पता है अभी भी 20 मिनट लगेगा। तो पहले पैर तोड़ने से क्या मतलब है। तो सर ये चीजें होती है लाइफ के अंदर, बहुत मेहनत से और बहुत सीखने की लगन होती है। बिना लगन आप कुछ नहीं कर सकते। आज मैं इतना बोल पा रहा हूँ तो मैंने, मेरे पास वो डेडिकेशन था, लगन थी, मैंने कुछ सीखा। पैसा मेरे पास भी नहीं था ना बॉम्बे में। मेरे तो 92 का इतिहास है। सरोज खान जी के साथ काम किया, वहां किया, रियलिटी शो किए, डांस इंडिया डांस 2009 में गया। रेमो सर का भी मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। 2009 इज द फर्स्ट DID, डांस इंडिया डांस, ठीक है। अब डांस इंडिया डांस की कहानी ऐसी थी कि मैं बीकानेर का मात्र एक कलाकार, अच्छा, लाखों की भीड़ में मैं पास हो गया टॉप 100 में। ऑडिशन वही बम्बई हुआ? नहीं, मेरा बीकानेर जयपुर से दिल्ली से गुजरात से मुंबई, इन्होंने आना जाना सब दिया मेरे को, ठीक है ना। मुंबई के अंदर ठाकुर इंजीनियरिंग कॉलेज कांदीवली वेस्ट, वहां रात को 3:30-4 बजे मैं आउट हो गया। मेरा सफर वहां तक खत्म हुआ था। तो मैंने कहा सर ये आपने गलत किया है। तो रेमो सर ने पहली बार बोली थी तू है कौन। रेमो सर ने बोला तू है कौन, ये तो गली का कोई भी, ठीक है, लोकल डांसर ऐसे कर लेता है, वो कर लेता है। मैंने सर अगर गली का नुक्कड़ वाला डांसर होता, नाटक नुक्कड़ वाला, ठीक है, होता तो मैं लाखों की भीड़ में से टॉप 100 में नहीं आ सकता। बिल्कुल टॉप 100 भी बहुत बड़ी चीज, ठीक है। और उस टाइम था टॉप 24, अच्छा, ठीक है ना। 24 माना जरूरी था, 24, 26 और 4 होल्ड रखते थे वो, 4, 8, 12 की फील्ड ये होल्ड पे रखते थे, ठीक है ना। तो 2009 सीजन फर्स्ट डांस इंडिया डांस, और उसकी विनर थी सलमान यूसुफ जो विनर थे, ठीक है। धर्मेश का अकाउंट मैंने बनाया था सबसे पहले, धर्मेश30@gmail.com, आज ही मेरे को याद है, ठीक है ना। पर उस टाइम हमें ये नहीं पता था कि ये कलाकार कहाँ तक पहुंचेंगे। आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, आप मेरे साथ बैठे हैं, किसी को ये एक बारे में नहीं पता था, आइडिया ही नहीं था कि 2009 का जो ऑडिशन था 2012 के बाद या 15 के बाद जो उनका सफर आएगा वो किस माहौल में ले जाएगा। मैंने मेरी जिंदगी में फर्स्ट गलती की थी कि मुझे ये भी नहीं पता कि रेमो सर क्या है।
पेरेंट्स सर को मैं जानता था, ठीक है, गीता माँ को मैं जानता था, रेमो सर को खाली मैं सुना था कि हाँ ठीक है, एमएस सर के साथ में काम करते हैं, बैकग्राउंड डांसर है, कर रहे हैं, काफी सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, पर ये नहीं पता था कि आने वाला समय रेमो का क्या होगा। तो रेमो सर को मैं नहीं बोला मैं कि सर अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंचता, वो नहीं होता, नाम याद रखना मेरा आर्यन कहते हैं मेरे को। अच्छा, एक दिन आऊंगा वापस, कम बैक करूंगा। बस वो एक छोटा सा किस्सा था मेरा, ठीक है, उन्होंने मेरे को बोला बेस्ट ऑफ लक। 2009 के बाद 2017 में यही आर्यन डांस प्लस सेट पे गया। क्या बात, आराम से सेटअप में गया, भाभी और बैठे थे, ठीक है, मैंने कहा हेलो सर कैसे, सर ने मेरे को गौर से देखा, मेरे को बोला पहचाना नहीं, तो मैंने कहा सर आर्यन नाम तो सुना होगा, राजस्थान बीकानेर। अरे यार दाढ़ी और बढ़ा ली, तू किधर है, कैसा लुक है, ये वो लुक है। मैं कहा सर आपको देख ले मजा आ गया, आप भी छा रहे हो, मस्त लग रहे हो, सर ये जैकेट तो मेरे को चाहिए। मतलब इतना खुल गया मैं उस टाइम, ठीक है ना। पहले वो था ना कि जब नए नए इस फील्ड में होते ना, जैसे अभी आपके सामने था एक उदाहरण, डांस तो कर लेंगे हजारों की लाखों की भीड़ में, पर कैमरा कैसे फोकस करोगे, बात ये है, बोलना जज्बा, ठीक है, आपका वॉइस चेंजर, ये सब चीजें होनी चाहिए थी। बॉम्बे ने मेरे को इतना कुछ सिखा दिया, इतना कुछ सिखा दिया कि मैं आज ये कहता हूँ कि जब तक कैमरा नहीं होगा ना मेरे से बोला ही नहीं जाएगा। मैं इतना रम गया हूँ इस कैमरे के सामने, माइक के सामने, ठीक है, जब तक कैमरा नहीं होगा ना मेरे से बात ही नहीं होगी। आप कैमरा लगाओ यार, रेड लगा लो, ड्रैगन लगा लो, ब्लैक मैजिक लगा लो, मैं कैमरे के अंदर ही मेरे से बोला जाएगा। साइलेंट आप मेरे से बात करा लो, इतनी मेरे से नहीं होगी। तो वो चीजें होती है, वो मैंने बहुत सिखाया है और सीखा है मैंने। पैसा मेरे पास उस टाइम भी नहीं था, पैसा मेरे पास आज भी नहीं है, पर आज मेरे पास जो संबंध है, आज अगर मैं बॉम्बे जाता हूँ वापस, ठीक है, तो मुझे अभी ये नहीं कहना है कि मुझे नीड है काम की, मेरे पास काम है। वहां पे मेरे को 2500, 3000, 5000 पर डे वाले काम है और मैं आराम से खुश रह सकता हूँ। बट यहाँ की कहानी अलग है, यहाँ मेरी जो मोहतरम है, ठीक है, जो मम्मी है वो अकेली है। अच्छा अच्छा, पापा जी डेथ हो गई थी, बड़े वाले जिया जी एक्सपायर हो गए थे, तो कुछ पारिवारिक चीजें ऐसी आ गई लाइफ के अंदर, या तो मैं अपने सपने पूरे करूँ, या जब तक वो बैठी है, ठीक है ना, उनको हमारी उम्र लगे, जब तक वो बैठे हैं जब तक मैं यहाँ रहूंगा उनके साथ। मुझे जो करना है यहाँ करूंगा, अपने कलाकारों के लिए, अपने बीकानेर के लिए। वो तो मेरे पास सब कुछ है वहां पे, कभी भी चला जाऊंगा, कभी भी कहीं भी चला जाऊंगा, क्योंकि वहां रास्ते में अब मुझे रास्ता नहीं पकड़ना है, रास्ते में जानता हूँ वहां पे, क्योंकि मेरे को जाना नहीं है, मैं जा चुका हूँ, मैंने कम बैक वापस बीकानेर किया है। तो वो चीजें होती है लाइफ की, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपकी पूरी टीम से मिलके। और एक कलाकारों को मैं एक संदेश ये भी देना चाहता हूँ कि आप लोगों को एक चीज हमेशा दिमाग में बैठानी चाहिए, आप ये मत सोचो कि मेरे पास पैसा है चाहे ना है, आप एजुकेट हो या ना हो, लेकिन आपको अपना फील्ड चुनना पड़ेगा। कि अगर आपको मॉडलिंग में जाना है तो मॉडलिंग के लिए मॉडल को क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको नॉलेज होनी चाहिए, और कौन कौन सी एजेंसियां हैं, कौन कौन से उनके एड शूट होते हैं, वहाँ पे आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए। उसके बाद में एक आर्टिस्ट के लिए, एक कलाकार जो होता है, एक एक्टर होता है, उसके लिए एक संदेश देना चाहता हूँ कि आपको रोज एवरीडे 30 सेकेंड का, एक मिनट के अपने खुद के इमोशंस होते हैं, आपका जो लुक है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। एक्टिंग की फील्ड में भी कुछ चीजें होती है, अगर आपको विलियन में जाना है तो आपको विलियन के कैरेक्टर के हिसाब से आपको डायलॉग लिखने पड़ेंगे, आपको अपनी आवाज बोलनी पड़ेगी। अगर आपको पॉजिटिव जाना है तो आपको रोमांटिक तरीके से बोलना पड़ेगा। अगर आपको मिमिक्री आर्टिस्ट बनना है, कॉमेडी शॉर्ट्स लगाने हैं, जैसे राजपाल यादव है, जॉनी लीवर साहब है, ठीक है, तो आपको वैसे वीडियो बनाने पड़ेंगे खुद की आवाज का। हमें कॉपी नहीं करना है कि शक्ति कपूर ने क्या बोला, नंदू सबका बंधु, ऐसा नहीं बोलना है, हमें हमारा क्रिएशन करना है, क्योंकि वो तो बन चुके हैं, हमें हमारी आवाज देनी है, हमारा फेस देना है। वो तो अपनी जगह पर हैं अभी। तो मैं तो बस ये कहता हूँ कि आर्टिस्ट को सबसे पहले अपना फील्ड वर्क सुनना चाहिए कि मुझे जिस फील्ड में जाना है उसी का सामान मेरे पास है या नहीं है। अगर सामान नहीं है ना तो ये सामान मार्केट में नहीं मिलता है, बिल्कुल, ये बनाना पड़ता है, ये ओहदा खुद को बनाना पड़ेगा। मैं एक कोरियोग्राफर था, एक डांसर था, तो मुझे ये पता था कि मैं एक डांसर, पर मुझे ये समझ में आया ना कि यार मेरे सामने बहुत चीजें थी, ठीक है ना, तो मैंने डांस को छोड़ा नहीं, डांस को साइड में किया। पर मुझे ये पता था कि मैं एक्टिंग जल्दी से कर लूंगा, मैं फाइट कर लूंगा, मैं डायलॉग रट लूंगा, ठीक है ना, ये चीजें मैं लिख सकता हूँ, स्क्रीन प्ले में लिख सकता हूँ, स्टोरी में लिख सकता हूँ। तो मैंने उन चीजों पे बड़ा फोकस किया, क्योंकि डांस तो मेरा शुरू से ही था। वो तो आप मुझे 10 साल बाद भी नचोगे तो मैं नाच लूंगा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, कोरियोग्राफी आई, डायरेक्शन आया, वो कर लूंगा, लेकिन मुझे ये बाकी की चीजें सीखनी थी, क्योंकि एक एज के अकॉर्डिंग सरोज खान जी, ठीक है, उनका लाइफ का सबसे बड़ा, हमारी एक फिल्म है अभी अरविंद भैया की टाइगर ऑफ राजस्थान, ठीक है, तो टाइगर ऑफ राजस्थान का सबसे महंगा गाना सरोज खान जी ने कोरियोग्राफ किया, और राजस्थान फिल्म एसोसिएशन के अंदर आज तक सरोज खान जी ने कभी काम नहीं किया। अच्छा, वो उनके फर्स्ट, वो उनका लास्ट एंड फर्स्ट हमारी गाना था, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। ये गाना अगर ऐसा देखा जाए तो बॉलीवुड और राजस्थान फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, ये फर्स्ट गाना था जो सरोज खान जी ने राइट किया, कोरियोग्राफ किया था, दीपशिका नागपाल को लेके। घूमर का सेट था, पूरा मुंबई में सेटअप लगा था,
और पिछले करीबन 17-18 साल से 20 साल से मैं अरविंद जी के साथ में हूँ और काफ़ी दिग्गजों कलाकारों के साथ में काम किया है। बस एक ही चीज़ है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। बब्बन ईरानी साहब आपके सामने है, इतिहास 50-55 साल की एज में आए हैं, देख लो आज वो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रजा मुराद साहब आज काम मत करो लेकिन उनकी आवाज़ आ रही है। कादिर खान साहब आप चले गए हैं लेकिन उनके डायलॉग आज भी चल रहे हैं। ऐसे बहुत से कलाकार हैं सर। रफ़ी साहब एक्सपायर हो गए, उनके गाने आज भी सुन रहे हैं, उनके नगमे आज भी सुन रहे हैं, उनकी पुण्यतिथि आज भी बनाई जा रही है। बिल्कुल। किशोर नाइट, रफ़ी नाइट आज भी हो रही है। तो कलाकार को है ना ऐसा फनकार बनने के लिए सोचना पड़ता है कि मुझे ऐसा ओहदा लेके आना है जो मुझे लोग है ना जाने के बाद भी याद रखें। ये नहीं है कि यार भूल गए, चला गया, कोई बात नहीं यार, 7 नंबर लिख दिया, मेरा भाई एक्सपायर हो गया, मेरा दोस्त एक्सपायर हो गया, ऐसा नहीं। तो याद आना चाहिए वो पल, यार वो पल में हमारे साथ इसने यार हमारी बहुत मदद की थी। वो फनकार होना चाहिए। तो कलाकार को ऐसा सोचना पड़ेगा और जब भी वो कलाकार बन पाएगा। वरना तो देखो भाई साहब, मैं सिंपल सा बताता हूँ, इसकी भी एक एज होगी 35 साल, 40 साल, 45 साल, उसके बाद उनको कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। डेफिनेटली मैं आपको बता दूं, काम करना पड़ेगा। चाहे वो मैरिड की लाइफ है, चाहे अनमेरिड है, चाहे पारिवारिक है, चाहे सामाजिक कुछ भी हो, काम करना पड़ेगा। फिल्म लाइन को लेके सिर्फ 35-40 साल की एज तक आप जितना भाग सकते हो भाग सकते हो, उसके बाद आपको करना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है। कई सर आपने रियलिटी शोज वगैरह किए, तो रियलिटी शोज में ऐसा कई बार सुनने को मिलता है कि वो सब स्क्रिप्टेड होता है। चाहे उसमें जितने भी वाद विवाद होते हैं ऑन द स्क्रीन हम देखते हैं कि बहुत सारे वाद विवाद भी होते हैं, वो सब स्क्रिप्टेड होता है क्या? सर सारा प्री प्लान होता है। तो हमने तो काम किया प्रोडक्शन में बॉम्बे में, तो हमें तो इतना पता है कि अगर आपको बोले ना हंसना है तो ही आप हंसोगे। अच्छा। आप बिना फालतू हंस भी नहीं सकते हो वहाँ पे। इतना मसाला भरना है, ठीक है, वो मसाला पहले से ही भरा जाता है। वहाँ जहाँ पे कट लगना तो कट लगेगा, वहाँ आपको बोलना है, अग्रेसिव होना है तो अग्रेसिव होना है, वो स्क्रिप्ट है। पूरे टीम वर्क को पता है कब क्या होने वाला है, बट जो ऑडियंस बैठी होती है वहाँ पे उनको नहीं पता होता है। अच्छा। ये सब टीम जो होती है, जो 5-6 लोग होते हैं, ठीक है ना, कभी कभी डीओपी को भी नहीं पता होता है। ये बात आपको बता दूं अंदर की, कभी कभी तो डीओपी को भी नहीं पता होता है कि अब होने गया वाला है। सिर्फ क्रिएटिव प्रोड्यूसर और जो मेन आर्टिस्ट है उनको पता है। आज शाहरुख खान ने जो मजाक की थी कपिल शर्मा के साथ में, अग्रेसिव हुआ था चलते शो में, नहीं करना मुझे ये शो, तमीज नहीं है तेरे को बात करने की। तो वो सब लोग सोच रहे थे, हम लोग जो ऑडियंस है जो यहाँ बैठे हैं, ठीक है, टीवी में देख रहे हैं, क्या शाहरुख खान पिट गया एकदम यार, अब क्या होगा, क्या होगा। हम लोग शो पे आते हैं खुश होने के लिए आते हैं, और यहाँ तुमको तमीज नहीं है बिल्कुल, मिस्त्री बन। अच्छा, मैं आपको एक अच्छा किस्सा सुनाता हूँ कि राजा हसन अपने बीकानेर के एक बहुत बड़ी फनकार है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे तो बहुत ज़्यादा मेरे अजीज है। और राजा भाई जब रियलिटी शो सारेगामापा 2007, ठीक है, तो इन्होंने एक शो किया था, हिमेश रेशमिया, ये सारे लोग थे, सुनीति चौहान वो सब लोग थे, ठीक है ना। तो वहाँ पे उनके सामने एक सवाल आया कि भाई म्यूजिक जो इंडस्ट्री है, ठीक है, आप कुछ बोलना चाहते हो राजा? चलो कोई बात नहीं, मैं आगे बोलूंगा। मैं एक मिनट राजा, ओ राजा, अभी जो पूरी बात कहने आया है वो ऑडियंस को कह देना। सर पूरी बात यही थी कि आपने जब बोला था कि पहले कुछ बनो, हमें को कहा था, तो बाजी यू आर लाइक माय बिग ब्रदर, और आप उस चेयर पे बैठे तो आपको कितना बड़ा ओहदा दिया हमने, तो बस खाली उसी की वो जो आपका एक जो अल्फाज था कि पहले कुछ बनो। यहाँ पे जब हम सर गाना गाते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि यू सिंग बेटर देन ओरिजिनल। तो जब ओरिजिनल से ज्यादा अच्छा हम गा सकते हैं तो फिर मौका उन लोगों को क्यों जो हमारे हैं ही नहीं। Am I right or wrong? मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमें मौका मत दीजिए, हमें मौका बिना सोचे समझे दीजिए। जो वो गाने गा रहे हैं, जो दूसरे लोग गाना गाते हैं, हम उनका गाना गा के हिट हो जाते हैं। हमें हिट होना पड़ रहा है, यार फला गाना तुमने बहुत अच्छा गाया, किसने गाया? फला शख्स ने गाया। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स जितने हैं हमारे इंडिया में, भारत में जो है, मैं अपने देश की जनता से ये पूछना चाहूँगा, और अपने जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जितने भी, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम गाना गाएं फिल्म के लिए, आपकी फिल्मों के लिए? क्या हम गा नहीं सकते? जब दूसरे अपने मुल्क से आके यहाँ पे गाना गा सकते हैं, तो क्या हमारा हक नहीं बनता? जब हमें इस तरह के बोल दिए जाते हैं कि आपको, हिमेश सर आप प्लीज बुरा मत मानना, इवन यू आर म्यूजिक डायरेक्टर, शंकर सर मैं आपकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये टीस सी बात है, ये टीस है, ये दर्द है, ये दर्द है अपने देश के लोगों के प्रति, और अपने सच्चाई है सर। ये मैं किसी भी रियलिटी शो में आया था तो मुझे ये प्रूव करना था कि आई एम अ सिंगर, मुझे ये नहीं प्रूव करना था कि मेरे बाल कितने अच्छे हैं, या मैं दिखता कितना अच्छा हूँ, या मेरी पतली कमर है, नहीं, एज ए सिंगर मैं प्रूव करने आया था। और जब मैंने ये प्रूव किया तो मुझे सिर्फ रियलिटी शो तक ही रख दिया गया।
राजा साहब, सर। हाँ, सबसे मैंने बात करी म्यूजिक डायरेक्टर से, हाँ उनको क्या लगता है, मैं आपको उनकी फीलिंग बताता हूँ कि शायद आप लोगों में रियलिटी शो के बाद ना कुछ एटीट्यूड आ जाता है। राजा हसन की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ एक राजा की बात हिंदुस्तान नहीं हो के रही। सिंगरों की, वही मैं कह रहा हूँ। हिंदुस्तानी सिंगरों की बात कर रहा हूँ मैं। जितने सिंगर्स हैं हिंदुस्तान के उनकी बात कर रहा हूँ मैं, नॉट फॉर राजा हसन। राजा हसन को अल्लाह ने बहुत दिया और वो दे रहा मैं है। वही कह रहा हूँ आपको। अपने देश की जनता के खिलाफ, अपने देश के म्यूजिक डायरेक्टर्स जो हैं उनके खिलाफ एक गुजारिश है, कोई मुद्दा नहीं है, ये गुजारिश है कि उसमें आप बाहर वालों को जब मौका दे सकते हो जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, जी जी, ठीक है, तो इंडिया में जो रह रहे हैं सिंगर, ठीक है ना, तो उनको मौका क्यों नहीं दे रहे हो? जब वहां से वो कलाकार अपनी फिल्मों के लिए गा सकते हैं, ठीक है, आ सकते हैं, गा सकते हैं, और जो हम लोकल यहाँ के हैं, तो हम क्या अपनी आवाज जब आप बोलते हो बेटर, क्या आप ओरिजिनल से भी अच्छा गा रहे हो? भाई आज राहत फतेह अली खान का गाना राजा हसन ने गाया, ठीक है, या सुखविंदर साहब का गाना राजा हसन ने गाया, और आप जज बैठे हो, वो आप ये कह रहे हो कि राजा तूने यार बहुत अच्छा गाया यार, मजा आ गया यार, ठीक है, और ओरिजिनल से ज्यादा मुझे तेरा आवाज अच्छा लगा। जब आप ये कमेंट देते हो कि ओरिजिनल से बेटर ये अच्छा लगा, काश सुखविंदर से पहले अगर राजा से मिला होता तो राजा को ये गाना दर्द डिस्को में दे देता। फराह खान ने ये बात बोली थी, ठीक है। तो राजा ये कहना चाहता था कि पब्लिक के सामने उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली राजा भाई ने कि मैं अकेले राजा हसन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन फिल्मी, उन म्यूजिक इंडस्ट्री के जो भी सिंगर है मेरे भाई बहन, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। राजा को अल्लाह ने बहुत दिया है। आप इस वीडियो को कहीं देखोगे, कहीं देखा होगा, आपने सुना होगा, राजा भाई ने बहुत सी बात बोली थी कि राजा हसन को अल्लाह ने बहुत दिया है और वो आज भी दे रहा है, इसलिए वो राजा है, ठीक है ना। और राजा की मैं सही बता रहा हूँ कि आज फर्स्ट टाइम राजा निकला है नाम, बट मैं हमेशा राजा भाई भाई कहता हूँ, ठीक है। और राजा भाई जैसा फनकार अपने बीकानेर में मैं कहता हूँ पॉसिबल ही नहीं है, ये मशीनें पैदा होनी बंद हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर म्यूजिक के फील्ड में अगर बीकानेर को कोई जानता है ना तो उनकी बदौलत है। सर एक बात बताओ, राजा हसन से पहले हमारे खुद के, ठीक है, हमारे पुष्कना ब्राह्मण समाज में हमारे भाई थे, ठीक है, जिनकी डेथ हो गई, संदीप आचार्य, जो कि इंडियन आइडल 2 थे। फर्स्ट अभिजीत सावंत थे, सेकंड हमारे संदीप आचार्य थे। जी जी। संदीप ने जब फाइट स्टार्ट की, ठीक है, राजा बाद में आया। संदीप का जो दौर था वो 2002, 3, 4 ये था। हाँ। राजा आया 2007 के अंदर, ठीक है। तो राजा भाई ने जब स्टार्ट किया ना, ठीक है ना, और आपको मैं एक और बता दूं कि बहुत कम लोग जानते हैं ये बात, मेरे हिसाब से बहुत कम का मतलब है 2-5%, ठीक है। प्लेबैक सिंगर की लाइफ में संदीप आचार्य ही एक ऐसा सिंगर था जिसको 3 साल का या 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था माइकल जैक्सन की फैमिली के साथ में। अच्छा, ये आज भी गूगल है, ये आज भी गूगल में है, आप रीड कर सकते हो, संदीप आचार्य विकिमीडिया, आज भी आप देख सकते हो। माइकल जैक्सन की फैमिली में आज तक बॉलीवुड का कोई सिंगर, ठीक है, कॉन्टैक्ट में नहीं था, सिर्फ संदीप आचार्य को। और बीकानेर तो क्या मुझे लगता है कि वो ऑल ओवर इंडिया इस बात को नहीं जानता है, बहुत कम लोग, मैं कह रहा हूँ 5%, 10%। संदीप आचार्य का 3 साल का कॉन्टेंट माइकल जैक्सन, जेनेट जैक्सन उसकी बहन, ठीक है ना, उनके साथ उनका शो थे पेरिस, लंदन में। इधर इंडिया का खाली एक ही शेर जाएगा संदीप आचार्य, और उधर से ये वर्ल्ड के जाएंगे। ये क्या बात है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। संदीप आज हमारे यहाँ बीच में नहीं है, बट उसकी जो यादें हैं, ठीक है, वो हमारे बीच में है। और आज अच्छा लगा, संदीप भाई को भी याद किया, ठीक है। और राजा भाई तो हमारे साथ है ही है, ठीक है, कर रहे हैं। और आज उनका सकलबन भी गाना देख लो, सुपर डुपर चल रहा है, बहुत लोगों ने उसको लाइक किया है, ठीक है। और बड़े बड़े उन्होंने रियलिटी शो लड़ लिए, जीत लिए। राजा भाई की तो वास्तव में बीकानेर में, जैसे कुछ लोग कहते थे पापड़ भुजिया नमकीन, पर अब फनकारों के नाम आते हैं तो राजा हसन के नाम से भी लोग बीकानेर को जानते हैं। और राजा भाई का नाम तो वास्तव में है और बहुत बड़े लेवल पर है। राजा भाई है और बहुत शानदार वो काम कर रहे हैं। और मेरे साथ भी एक किस्सा जुड़ा हुआ है उनका कि मतलब मैं खुद म्यूजिक के फील्ड से बिलोंग करता हूँ, लेकिन ऐसा है ना कि कभी बड़े सेलिब्रिटी से कभी ऐसे बात नहीं की। तो एक दिन उनको ऐसे मैसेज डाल दिया, रिप्लाई आया उनका, वो इतने डाउन टू अर्थ हैं, उनका रिप्लाई आया। और रिप्लाई आने के बाद मैंने उनको बताया कि मैं आपके फादर साहब से सीखता हूँ, उनका वीडियो कॉल आया मेरे पास। तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत प्राउड था और मैं हड़बड़ा गया, मैं भागा कि मैं कोई अच्छा बैकग्राउंड देखूं जहाँ मैं उनसे बात कर सकूं। और शाम की टाइम की बात है, उन्होंने मुझसे बात की, बहुत अच्छी बात की। और मतलब इतने डाउन टू अर्थ होना किसी आर्टिस्ट का बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक किस्सा, छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। हाँ। हम लोग फिल्म की शूटिंग कर रहे थे पक्की हीरोगिरी, राजा हसन किशन जी थे ब्यावर के अंदर। हाँ। तो 5 या 6 स्पॉट बॉय थे। हाँ। मैंने इतना काम किया फिल्म लाइन में, मैंने ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं देखा, आर्टिस्ट, हाँ, ठीक है, जो अपनी पॉकेट में से 5-5 का नोट निकाल के उन 6 स्पॉट बॉय को यूं देते हैं खुशी से। अच्छा, बहुत देखे मैंने इन लोगों को, ठीक है, लेकिन किसी ने 5 रुपए मदद नहीं की किसी की, ठीक है ना, इस लाइन में। पर राजा भाई को निकलना था बॉम्बे, उनकी फ्लाइट थी, तो राजा भाई बोले कि सारे स्पॉट बॉय जल्दी से आ जाओ। अच्छा, तो वो सारे वहां पे खड़े हो गए, 6 या 7 लोग थे, ठीक है ना। और राजा भाई ने अपना पर्स खोला, 500-500 रुपए दिए, ठीक है।
तो मैंने मजाक बोला, मैं कि मेरे कहाँ है कि तू स्पोर्ट वो है क्या? मैं कि तेरा तो बॉय हूँ, तेरा तो भाई हूँ। कि थारी इच्छा देता निकाल ले। मैं क्या है एक नोट कि थारी इच्छा निकाल ले। तो मैंने मजाक में 2000 का नोट, उस टाइम 2000 रुपये चल रहे थे, मैंने 2000 रुपये निकाल दिए। पहुंच रहा हूँ, ठीक है, फोन कर लिया, याद कर लिया। मैं क्या जो उस टाइम में इमोशनल हो गया। मैं क्या राख 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 राख। मैं क्या नहीं राजा भाई समझो हमारी बात। नहीं क्या तू राख, मैंने फोन कर दिए, फिर मैं गाल दे सू। वो डेडिकेशन, मतलब मैं कहता हूँ राजा भाई बहुत अलग इंसान है, बहुत अलग इंसान है। हाँ बस उनका एक है कि सब लोग कहते हैं कि फोन नहीं उठाते जल्दी से, ठीक है, उनकी फोन की भी कहानी है बहुत अलग है। जब वो स्टूडियो में होते हैं तो हमें भी नहीं पता कि वो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या किन लोगों के साथ बैठ रहे हैं। हमें तो सोचते हैं कि हम खाली बैठे हैं तो राजा भाई खाली बैठे हैं, ऐसा नहीं होता है। राजा भाई को फोन करते हैं तो वो खाली एक ही बात कर, नहीं उठाया तो आप दोबारा मत करो। राजा भाई आपको कल परसों अपना आप कर लेंगे, लेकिन वो करेंगे जरूर। हाँ कहीं कहते हो हर फोन ऐड हो, और एकदम बीकानेर से किसी का फोन चला गया ना तो हिंदी नहीं छाटेंगे, एकदम मारवाड़ी में बात करेंगे खुल के। हाँ कहीं कहते हो फोन ऐड हो हरा कल स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हो, परसों शोध हो, बिजी हो गयो, आज ने फोन कर लियो वाला क्या बोल और वो ना रखिए करियो फोन। तो राजा भाई का तो बिंदास बिंदास है यार, बिंदास। मतलब बहुत ही डाउन टू अर्थ। एक बार मैं मुंबई गया था, ऐसे घूमने गया था, तो मैंने फ़ोन, मेरे पास तो नंबर नहीं था उनका, लेकिन सबसे बड़ी बात कि सोशल मीडिया पे कोई सेलिब्रिटी जवाब नहीं देता है, लेकिन मैंने उनको मैसेज डाला कि मैं उनको गुरुजी कह के बुलाता हूँ। मैं कहा गुरुजी मैं मुंबई आया हूँ, कहाँ है तू, तेरे को कोई रुकने की व्यवस्था तो तेरी ठीक है ना, तू ठीक है ना? मैं कहा हाँ, जबकि पर्सनली उनसे मैं आज तक नहीं मिला, सिर्फ उनको इतना पता है कि हाँ मैं बीकानेर से हूँ। मतलब इतना डाउन टू अर्थ होना, तभी एक दो बात होती है ना कि जो जितना डाउन टू अर्थ होता है ना वो उतना ही आसमान में होता है। बस वही चीज़ है, जिसको अपनी धरती से अपनी ज़मीन से प्यार होगा ना तो वही ऊपर वाले से प्यार कर सकता है, ऊपर वाला उसी से प्यार कर सकता है। और जिसको अपने ज़मीन से और अपने ऊपर वाले से प्यार नहीं है तो फिर वो क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर राजस्थानी भाषा को लेकर अपने बीकानेर में और राजस्थान में मारवाड़ी भाषा को लेकर बहुत टाइम से ये आंदोलन, एक आंदोलन जैसा चल रहा है। बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जो अपने लोकल लैंग्वेज में चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों को ऐसा प्लेटफॉर्म मिल नहीं पा रहा है। या और सबसे बड़ी बात है कि हमारे भारत सरकार ने ही राजस्थान में राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं दी हुई। राजस्थान की राजस्थानी भाषा की जगह उन्होंने हिंदी भाषा घोषित कर रखी है। तो मैं आप चंदन से एक बात बतानी चाह रही हूँ मारवाड़ी मैंने जी, कि मारवाड़ी जगह आप लोग बीकानेर में बोलो, जोधपुर में बोलो, शेखावटी बोलो, झुंझुनू सीकर में बोलो, ठीक है, सबरी मारवाड़ी आपको सुनो भी हो समझो भी, सबरी अलग अलग है। इंग्लिश एक है, भी अलग अलग है, स्पेनिश अलग है, थाईलैंड अलग है, ठीक है नहीं, अमेरिकन अलग है, स्विट्जरलैंड में अंग्रेजी अलग है, ठीक है, पर एक पर्टिकुलर जगह नॉर्मल इंग्लिश है, यूके इंग्लिश है, ठीक है, पाई काफी जगह है। हिंदी किसी जगह है कि ऑल ओवर इंडिया में हिंदी इजीली आदमी बात कर सके, भैया नमस्ते ये दुकान कहाँ पर है। अब मैं उड़ीसा जाके किसी को मारवाड़ी में बोलूं भाई जी नथु अगर दुकान किसी है तो वो मुझे जवाब नहीं दे सकता। राजस्थानी कल्चर, राजस्थानी भाषा, राजस्थानी पहनावा, राजस्थानी संस्कृति हमारी इन नामों से पहचान से बरसों से हैं, पुरखों से हैं, ठीक है। आज राजस्थानी फिल्म जो है आज देखो सब्सिडी बढ़ गई है, पहले कहाँ 50,000 लाख 2 लाख मिलते थे, आज 15-15 लाख रुपए मिल रहे हैं। आप अच्छी कंटेंट लाओ ना, अच्छा एक फिल्म बनाओ ना, आपको राजस्थानी फिल्म ठीक है आपको अच्छा पैसा देगी ना, अच्छी लोकेशन प्रोवाइड कराएगी। आप उन लोगों के टच में रहो ना जो इस फील्ड से जुड़े हैं। आपको जब ठीक है किसी ने ये कह दिया मैं 10 लाख में फिल्म बना देता हूँ, आप तो उसकी बातों में आगे हो। 10 लाख में फिल्म बनती है क्या? नहीं बनती। आप बताइए 10 लाख में फिल्म बनती है क्या? बनाने वाले कहते हैं ठीक है हम तो 5 लाख में बना देते हैं, बनाने वाले बना देते हैं और बनी भी होगी, ठीक है ना, लेकिन वो फिल्म देखी किसने? फिर देखी किसने? हाँ है कहाँ वो पर्दे पर फिल्म। सही बात है। बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात कर। धन्यवाद। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो आवाज़ मैं इस पब्लिक को, इस कलाकारों की दुनिया को दिखाना चाहता हूँ या सुनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो कोई माध्यम नहीं था। या तो मैं खुद का वीडियो बनाऊँ और एकदम बोलूँ, ठीक है, तो मुझे पता था कि यार मुझे जो जानते हैं सिर्फ वो वहाँ तक देखेंगे, वहाँ तक सुनेंगे, पर कोई समझेगा नहीं समझेगा वो बात की मैटर है। सुनेगा, देखेगा, कमेंट करेगा, अच्छा बोला, वो किया। पर आपके पॉडकास्ट से इतना फर्क पड़ता है क्योंकि एक कलाकार जब एक पोस्ट करता है ना, ठीक है, तो उसको ये पता होता है कि यार मेरा क्या टाइमिंग है, मेरे पास कौन कौन लोग जुड़े हैं, मुझे कहाँ का क्या यूज़ करना है, ठीक है ना, कहाँ एफर्ट लगाने हैं। तो वो आपके चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा लगेगा कि लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँचे, ठीक है ना। इसीलिए मैंने आज टाइम निकाला और आपने टाइम निकाला, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ पूरी टीम को कि मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। और एक बार मैं तो फगन कहता हूँ कि कलाकार को आप पहले खुद के लिए लड़े, बिल्कुल सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे कहते हैं, ठीक है ना। आप खुद के लिए आगे आए, सबसे पहले आप लड़ो। लड़ाई का मतलब ये नहीं होता है आप किसी कॉर्नर पकड़ो, उसको मुक्का मारो, लात मारो, गाली करो, नहीं। आप अपने पहले उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। लड़ा जब भी जाता है जब नॉलेज होगा। नॉलेज ही नहीं है सर, एक्सपीरियंस ही नहीं, तो आप लड़ भी नहीं सकते। वो कहावत है ना सर, अगर आप पानी में उतरे हो तो तैरना सीखना पड़ेगा पहले, नहीं तो डूब जाओगे। आराम से
आराम से। तो वो चीज़ें होती है। अच्छा लगा और आपका सभी टीम का धन्यवाद कहता हूँ और मज़ा आया आज मेरे को भी। जो अंदर की चीज़ें थी आज वो कई सालों बाद बाहर निकली है। उसका भी एक टाइम था, ये आज आना था, ठीक है आज होना था, ये सब ऊपर वाले की मर्जी है, आपकी मेरे हाथ में कुछ नहीं है। बिल्कुल। ये उसने बना रखा था कि तेरे को यहाँ ये चीज़ बोलनी है, यहाँ चीज़ तेरे को ये करके दिखानी है। उसका भी एक समय था कि मेरी ज़िंदगी के 35 साल मैंने इसको दिए हैं, वो 35 साल बाद मैं बोल पाया हूँ। कम नहीं होते हैं 35 साल अपनी ज़िंदगी के देने, और यहाँ आके मैं आज बोल पाया हूँ। ये बड़ी बात है मेरे लिए भी। आप ऐसे ही बीकानेर का नाम रोशन करते रहें, देश का नाम रोशन करते रहें। और आज जिसने आपका पॉडकास्ट देखा होगा, मुझे उम्मीद है कि वो आज इस तरीके से इंस्पायर हुए होंगे कि आज उनको एक तो सही वे मिला होगा, क्योंकि आपका जो ये एक्सपीरियंस है ना, आज उनको सही दिशा दिखाएगा कि हमें किस तरीके से स्ट्रगल करना चाहिए। अगर हम सही फील्ड में हैं तो क्या हम सच में सही फील्ड में हैं? बराबर। और बहुत सौभाग्य की बात है सर कि आप जैसे धुरंधर, आप जैसे आर्टिस्ट हमारे बीकानेर की धरती पर पैदा हुए हो और बीकानेर का इतना मान बढ़ा रहे हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर कलाकार की सबसे लास्ट एंड बढ़िया बात बताता हूँ, अपनी तारीफ तो कोई भी कर सकता है जी। अगर मैं अपनों की तारीफ नहीं करूंगा, अपनों को मैं किसी से नहीं मिलवाऊंगा और खुद ही खुद आगे निकलता रहूंगा, ठीक है, तो वो किसके भरोसे आगे निकलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले अगर मुझे ये पता है ना कि मैं तो बन चुका हूं, मैं बन चुका हूं, ये मैं कह रहा हूं आज आपके चैनल के माध्यम, मुझे सब कुछ का नॉलेज है, बट मेरे और भी तो भाई बहन है इस फील्ड के, बिल्कुल, उनको साथ लेने में मेरी क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत। क्या वो मेरे पैर काट रहे हैं? काटने दो। क्या वो मेरी बुराई कर रहे हैं? करने दो। पर अच्छे वाले तो है ना, आप बुरों को कैसे जल्दी पकड़ लेते हो कि वो बुराई कर रहा है, वो नेगेटिव बात कर रहा है मेरे बारे में, आप उसको फोन कर देते हो, मैसेज कर देते हो, पर जो अच्छे लोग हैं उनको साथ में क्यों लेके नहीं चल रहे हो आप यार? बिल्कुल। तो वो चीजें होती है, बुरों को छोड़ दो, आप दिमाग में मत लो, वही घूमती रहती है बातें। आप अच्छों को पकड़ो, बनाओ, निकलो, चलो, बस उनका साथ दो, बुरे अपना पीछे होते रहेंगे। बहुत अच्छी बात बोली है सर आपने, बहुत अच्छी बात बोली है। मत सोचो ना यार उनके बारे में, तो एक ही बात कहता हूँ, क्यों सोच रहे हो? जब भगवान ने जब बनाने वाले इंसान के साथ दो चीजें बनाई है, ठीक है ना, कि पर्सन बना जब तो उत्तर बनाए। बिल्कुल। सिंगल चीज बताओ आप मेरे को धरती पर, एक सिंगल चीज बता दो, रोटी सब्जी, भाई बहन, पति पत्नी, हार जीत, सुख दुख, सब चीजें दो एक पहलू बना है, ठीक है। तो आप नेगेटिव पॉजिटिव लेके चल रहे हो ना, छोड़ दो नेगेटिव को, दूर करो यार, पॉजिटिव चलो। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू, और मजा आया आपके साथ में काम करके, और आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और एक बात और कि कलाकारों के लिए कि कलाकार अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और बीकानेर का और अपने परिवार का, अपने आस पड़ोस का नाम रोशन करें। इसी तरह से बीकानेर के हर कलाकार आगे बढ़ते जाए। और अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि आपको मेरी कहीं ज़रूरत है किसी भी फील्ड में कलाकार को लेके, तो एक बार आप मुझे इस पॉडकास्ट से या इस चैनल के माध्यम से मुझे भली कॉन्टेक्ट कर लें, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। धन्यवाद।